श्रीकृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसङ्काशम् हारनुपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्त पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलासतकुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दरागन्धसंयुक्तम् चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षम् नीलजीमुत्सन्निभम् यादवानां शिरोरत्नम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलीसंयुक्तम् पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकाणां कुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरात् तस्य विनश्यति। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आप सभी को साधुवाद। एसके जी, कर्मयोगी जी, उर्मिला जी, डव जी, प्रेमनाथ जी, अमित जी, संदीप जी, इंदिरा जी, सरोज जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सुप्रभात। और मुझे आप प्लीज सब लोग बताइएगा कि मैं किन किन टॉपिक्स पर स्ट्रीम करूं। मुझे डेली सोचना पड़ता है आज कौन से टॉपिक पे स्ट्रीम की जाए। तो मैंने आज का टॉपिक रखा है, जब कोई भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी छोड़ती है तो क्या होता है। और इसी का दूसरा पार्ट है, जब कोई विदेशी महिला ब्रह्म कुमारी कल्ट छोड़ती है तो उसका क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक भी मुझे वो ब्रह्म कुमारी फोरम से ही मिला था, तो आइए उसी फोरम पर देखते हैं। सिंपली अ मैन जी, आपको भी राम राम। तो चलिए देखते हैं। मैं इसको, ओ बाय द वे, उसका यूट्यूब पर मैंने देखा था कि वो जो ओम मंडली नाम की उस लेडी ने खोल लिया था ना, वो जो इन्हीं के ग्रुप का एक सेक्शन उसने खोल लिया था। और आबू रोड पर जो होटल में वो कर रही थी अपना समर्पण प्रोग्राम, और उसमें वंदे मातरम का नारा वगैरह लगवा रही थी। तो ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, इनको बड़ी मिर्ची लगी और इन्होंने पुलिस और इन सब लोगों पे दबाव डालकर और इनका ये मना करवाया। तो उसी का मैंने देखा था कि फिर पुलिस ने उनको हाँ कर दिया है कि अब वो कर सकती हैं दूसरी जगह पे। तो वो मैं देख रही थी, उसका कोर्ट का केस का भी आया था, न्यायालय में क्या हुआ वो सब मैंने देखा। योगेंद्र जी, लीना बेन दारजी जी, आप पारसी हैं क्या लीना बेन जी? रविराज जी, आप सभी को राम राम। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो ये है वो वाला फ़ोरम और इसी को मैंने हिंदी में कर दिया है। अभी करा नहीं है, सॉरी, करती हूँ। क्या होता है जब एक भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी इसको छोड़ देती है? और ये छोटा सा है, तो आज का स्ट्रिंग भी छोटा सा ही होगा। और ये पूर्व एल जो कि बहुत पोस्ट करती है इस साइट पर, उसने लिखा है, हम पश्चिमी पूर्व बीके के बारे में बहुत जानते हैं। वेस्टर्न बीके वालों का क्या होता है? क्या होता है जब एक भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी को छोड़ देती है? तो 9 महीने पहले 2023 रेडिट पर चर्चा हुई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में ये है। जो लोग कभी ब्रह्म कुमारीज़ आदि जैसे ब्रेन वॉश करने वाले पंथों से गहराई से जुड़े थे लेकिन अब नहीं हैं, कृपया अपने अनुभव साझा करें कि मैं कै किसी ऐसे व्यक्ति के करीब हूँ जिसने उससे उस जीवन को जिया। वह एक साधारण, अब ये कोई लिख रही है किसी के बारे में, उस लेडी के बारे में। मैंने इसको 300 डिग्रीज़ 300 डिग्री कह रही हूँ, 300 पर ज़ूम कर दिया है। वह एक साधारण परिवार से आई थी और 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बीके की बैठक में गई थी। वे स्पष्ट तरह से बोल रहे थे, लेकिन उस उम्र में उन्हें वहां समुदाय की भावना के साथ लिया गया था। अच्छा, मैं इसका भी इंग्लिश वर्जन भी साथ-साथ रखती हूँ क्योंकि आसानी रहती है। हाँ, तो वो कह रही है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से आई थी वो लेडी, और वो अपने पिताजी के साथ 13 साल की थी, तो वो उसके लेखराज के उसके साथ बीके की बैठक में गई थी। नहीं, अपने पिता के साथ गई थी, लेखराज नहीं है, सॉरी, दोबारा से बोलती हूँ। वो एक साधारण परिवार की थी और 13 साल की उम्र में बीके में गई मीटिंग में अपने पिताजी के साथ। वहाँ पर वो कल्ट की तरह बोल रहे थे, लेकिन चूँकि ये 13 साल की थी, इसको वहाँ पर सेंस ऑफ कम्युनिटी नज़र आया। वो एक बहुत इस संदर्भ में वो बहुत प्यारी, निर्दोष, विनम्र और लोगों को खुश करने वाली लड़की है। उसके लिए यह हमेशा समुदाय और उच्च उद्देश्य में था जिसने उसे बीके आंदोलन के लिए आकर्षित किया। वह नियमित रूप से अपने दम पर उपदेशों और कार्यक्रमों में अ, भाग लेने, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हुँ। भाग लेने लगी। 16 साल की उम्र में उसने घोषणा की कि वह स्कूल छोड़ रही है और आश्रम में दाखिला ले रही है। उसकी संस्कृति शिक्षा को महत्व देती है, इसलिए उसके माता-पिता ने वास्तव में उसे इसमें सर्पिल होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्पित होगा। स्पाइरलिंग इंटू दिस, अच्छा, मतलब कि उसमें जैसे गोल-गोल होके नीचे जाते हैं ना, तो ऐसे होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बीके पंथ के नेताओं ने जल्दी से अपनी आपत्तियों पर विराम लगा दिया। वह अपनी किशोरावस्था, तो अब तक हमने ये देखा कि 13 साल की एक लड़की जो है अपने पिता के साथ वहाँ पे गई, और उसको तो वो एक बड़ा अच्छी कम्युनिटी लगी। जब तक वो 16 साल की हुई, तो उसने ये अनाउंस कर दिया कि वो स्कूल छोड़कर आश्रम में ही जॉइन करेगी। वो वहाँ के कल्चर को, एजुकेशन को लाइक करती थी। उसके माँ-बाप ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उस जो बीके के जो ये कल्ट लीडर्स हैं, उन्होंने उसके माँ-बाप के ऑब्जेक्शंस पे तुरंत बंद करवा दिया। वो वहाँ पर अपनी टीन आयु के एंड एंड तक रुकी और अपने 20s और 30s में वो आश्रम में ही थी। तो ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, प्रॉपर एक्सपोज़र की। सोचो, जब उसने 16 साल में ही स्कूल छोड़ दिया, यानी 10th क्लास का बच्चा होता है जो 16 साल का होता है, तो उसने वहाँ पर स्कूल छोड़कर, उसमें कितनी नॉलेज होती है, और सारा टाइम फिर वो आश्रम में ही रही, 20s और 30s में। सोचो, सारी जवानी उसकी आश्रम में निकल गई, और प्रॉपर एक्सपोज़र और एजुकेशन जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उसने अपना अपना ट्रेनिंग इस तरह की कि वो पीपल प्लीज़िंग माइंडसेट की हो जाए।
तो पीपल प्लीजिंग माइंडसेट उनका होता है, जो कि बहुत बचकाने लोग होते हैं, जिन बच्चों को लगता है हम इसको भी प्लीज़ कर दें, उसको भी कर दें। कुछ समय तक मैं भी ऐसी ही थी। अ आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसको दबाया गया कल्ट लीडर्स के द्वारा, और उसने उन सब के साथ जो है उसने वो किया, अ, मतलब उसको दबाया, उससे फ़ायदा उठाया, उसका शोषण किया, तो इससे उसे और भी नुकसान हुआ, और उसको अपनाया नहीं। वह आश्रमों के बीच में स्थानांतरित भी हुई, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से उसने संघर्ष किया। और जब वो बीके क्लासेस में पार्टिसिपेट करती थी, तो एक आदमी आता था जो कि विडोर था, जो बहुत अमीर था और विदुर था, उसकी बीवी मर चुकी थी। तो वो उसको बहुत पसंद आने लगी, वो उससे उम्र में बहुत बड़ा था, और वो उसका मेंटर बन गया। तो यहाँ पर भी वो भी ब्रह्म कुमार था, और वो बड़ी उम्र का था, वो उसका मेंटर बन गया, और उसने उसकी मदद करी, और जब वो 36 साल की थी, तो उसे आश्रम से एस्केप करवा दी। लेकिन उसके पास असली दुनिया में जीने के लिए न तो कोई स्किल्स थी, ना ही कोई उसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, और उसको बड़ा कंसर्न था कि वो अगर उसने उसको वहाँ आश्रम से निकाल भी लिया, तो वो अकेली कैसे सर्वाइव करेगी। तो उसने उसकी शादी एक एक बहुत अकेला बहुत दयालु सा आदमी था, जिसके साथ इस विडोवर की स्पिरिचुअल डिस्कशन होती थी, तो उसने उसकी शादी उस अकेले दयालु व्यक्ति से जो है फिक्स कर दी। फिर जो बूढ़ा विडोवर था, जो अमीर था, उसने उन लोगों की शादी करवा दी, और उसको बीके से एस्केप करवा दिया इस प्रकार से। लेकिन वो जो कपल था, वो अ, एक और बीके कल्ट के अंदर, पोस्ट बीके कल्ट में फँस गया। जब वो 40 साल की थी, उस उनको कभी भी कोई स्टेबल जॉब नहीं मिली। तो उसका हस्बैंड जो है वो ड्राइव करके जाता था पैसे कमाने, अ, और ये लोग जो जिन जैसे बीके जो फॉलोअर्स हैं, उनके घर खाली रह जाते हैं, वहाँ पर ये लोग रहते थे। और उनके रिलेटिव्स में बहुत कम किराए पे। इसके बाद वो पोस्ट बीके कल्ट के टीचर बन गए, और इसके बाद उसने वहाँ पर भी छोड़ दिया। अब वो फेथ पर रहते हैं। तो ये हाल होता है, क्योंकि ये लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो इंडियन माइंडसेट है, बस इतना ही था आज का। तो जो कहने की बात ये है कि जो इंडियन माइंडसेट है विमेन का, और इंडियन कल्चर इस तरह का है कि कोई वुमन अकेली नहीं रह सकती है, और जिसने नौकरी नहीं करी, तो रिज्यूमे में गैप आता है। अगर 1 साल का भी, तो जो एम्प्लॉयर है वो बोलता है आप इस साल क्या कर रहे थे? और अगर कुछ नहीं कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? क्या प्रॉब्लम थी? क्या आपको किसी पिछली ऑर्गनाइज़ेशन ने जॉब से निकाला था? क्या था? ये था, वो था, ऐसे वो लोग जो हैं उनके लिए एक्चुअल में लोगों के लिए नौकरी पाना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि नर पिशाचों के बच्चे इतने हैं कि वैसे ही नौकरियाँ कमी हैं। तो ऐसे में जो अच्छे परिवारों की लड़कियाँ जिनको काम नहीं आता, तो वो क्या घर-घर जाके झाड़ू-पोछा बर्तन तो नहीं करेंगी। अब वो क्या काम करेंगी? अगर वो इस कल्ट से बाहर भी आ जाएँ, तो वो कैसे रहेंगी सोसाइटी में? मैं आपको बताऊँ कि कनाडा में मैं यहाँ पर बहुत साल पहले जब अकेली थी, और मैं घर किराए पे ढूँढ रही थी, तो मुझे एक ऐसा फैमिली एक घर मिली, लड़की, जो बहुत एक ऊँची बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पर स्वीट्स थे। वहाँ पर ये अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो है ना, उसने वो कंडोमिनियम खरीदा हुआ था। तो उसने मुझे किराए पे दिया, तो उस समय मैं जा रही थी, तो एक श्रीलंकन था फैमिली, जिसकी की फैमिली के संग में रह रही थी किराए पे उनके एक कमरे में, लेकिन मैं वहाँ से मूव करना चाहती थी। क्योंकि उनका जो एक रिश्तेदार था, जब वो कोई नहीं होता था, तो वो आ जाता था, और मैं नहीं दरवाज़ा खोलना चाहती थी उसके लिए। वो मुझे अच्छी तरह से नहीं देखता था, तो मैं वहाँ से छोड़ना चाहती थी। तो मैंने सोचा ये लड़की के संग रहूँ, वो लड़की विदेशी थी, और वो बेचारी अपनी एक बिल्ली के संग रहती थी।
तो उसने मुझे एक कमरा किराए पे दिया, जो कि सस्ता था, तो मैंने सोचा मैं इसके यहाँ रह लूँ। तो वो श्रीलंकन मुझे कहीं मिल गया, तो उसने कहा तुमने इस लड़की के यहाँ क्यों देखा? तो मैंने कहा उसने मुझे अपार्टमेंट रेंट पे दिया था इसलिए, मतलब वो अच्छा रेंट दे रही है, अकेली रहती है। तो कहता है वो ना अच्छी लड़की नहीं है, वो अकेली रहती है, उसके यहाँ कैसे-कैसे लोग आते होंगे, ये होगा वो। उसने मुझे इतनी गंदी पिक्चर उसकी ऐसी पेश करी जैसे कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट है। तो यहाँ पर ये मेंटालिटी है बहुत लोगों की, और वो इंडियन था। इंडियन क्या, मतलब वो तो श्रीलंकन था, लेकिन जैसे वो ये सोच रहा था कि भई ये तो अकेली रहती है तो ये ज़रूर बदमाश टाइप की लड़की होगी। यानी ये माइंडसेट है जनरली। तो लड़कियाँ अकेले नहीं रह सकती हैं। अब आप कहोगे आजकल तो बहुत हो रहा है मुंबई और यहाँ-वहाँ लोग लिव इन में रह रहे हैं। तो लिव इन में रहना तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब कि अगर आप लिव इन में और फिज़िकल इंटीमेसी से रह रहे हैं किसी लड़के के साथ, तो वो कभी आपके साथ शादी नहीं करेगा। तो वो आपने कहावत सुनी है ना, इफ यू कैन मिल्क अ काऊ व्हाई वुड यू परचेज़ इट? तो यही मैं बात बता रही हूँ कि जब इंडियन वुमेन छोड़ती हैं यहाँ कल्ट से किसी तरह बाहर निकलती हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो कहाँ रहें? तो उन और ये लोग पढ़ाई पर तो कोई ज़ोर नहीं देते, प्रलय-प्रलय बोल के, प्रलय-प्रलय इसलिए बोलते हैं ताकि लोग डोनेशन दें। क्योंकि पैसे के लालची हैं ये ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग। इन्हें केवल आपके पैसों से मतलब है। तो ये प्रलय-प्रलय का झूठा बोलते हैं, इनको खूब पता है मुरलियों में से मिटा-मिटा के, मैंने आपको अभी एविडेंस दिखाया कैसे इन्होंने प्रलय की डेट बोली फिर मिटा दी। तो ऐसे युक्त-युक्त चलते हैं ये ताकि लोगों से पैसे लें। तो अब पढ़ने नहीं देते आगे, और अब नारी का इन्होंने कोई भी उत्थान नहीं किया। नारी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। इनके कल वो जो आई थी सपना जी, उन्होंने बताया था इनको अगर बाहर कर दो, जो बीके वाली दादियाँ हैं, तो ये एक दिन में ही इनकी हवा निकल जाएगी। ये तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक नहीं जाके रह सकती हैं। ये तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट और कमज़ोर वीक टाइप की वुमेन है। तो ये तो सोसाइटी में रह ही नहीं सकती हैं बिल्कुल। तो ऐसी बात है कि इस टाइप के लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। सपना जी आपका स्वागत है, बोलिए। मैं जब तक ये पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, आपका क्या विचार है इंडियन वीमेन का ब्रह्मकुमारी कल्ट छोड़ने के बाद? जी मैम। मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं तो खुद का ही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी 20s की एज में ही जुड़ी थी संस्था से और एक लंबा शायद 35-36 में मैंने लेफ्ट किया था। तो मतलब जब हम इस संस्था से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया में बहुत अंतर होता है और हम इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को तो ना काफ़ी दिनों तक जब मैं निकली तब 2 मेरे ख्याल से 2-3 सालों तक कंटीन्यूअस मुझे रात को ऐसे सपने आते थे कि जैसे मैं फिर से वहाँ पहुँच गई हूँ। शांतिवन या माउंट आबू वहाँ पे हूँ और मैं सोच रही कि मैं वहाँ कैसे आ गई वहाँ से, तो मैं निकल गई थी, तो मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ से भागने की, ट्रेन की टिकट कराती हूँ, पर ट्रेन का में रिजर्वेशन मुझे नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ हाँ, 1 दिन और रहना पड़ेगा क्योंकि जब हम मतलब मैंने जब शुरुआत की थी वहाँ रहने की, तो वहाँ एक-एक कमरे में कई-कई बहनें रहती थी, 4-4 5-5 बहनें, वहाँ के बाथरूम्स इतने गंदे होते थे कई बार। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखती थी, वहाँ का जो गंदा मतलब गंदे बाथरूम्स हैं, रूम्स इतने हैं, बहनें इतने बेकार, फिर वहाँ जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ की दीदी इतनी बेकार। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती थी सपने में, मतलब कंटीन्यूअस मुझे 2-3 सालों तक यही सपने आते रहे। फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ, भाग रही हूँ रेलवे ट्रैक पे कि मैं इस जगह से दूर चली जाऊँ। इस तरह की चीज़ें मुझे लगातार सपनों में दिखती रही 2-3 सालों तक, उसके बाद धीरे-धीरे फिर वो खत्म हो गई चीज़। तो वो जब मैं सपने में भी देखती थी तो मैं डर जाती थी कि मैं फिर से वहाँ कैसे आ गई, इस जगह पे कैसे आ गई। तो ये सब मतलब एक तरह से ट्रॉमा ही होता है, जब आप एक इतना लंबा समय दुनिया से कट ऑफ रहते हैं
और फिर वापस दुनिया में जाते हैं तो एक बार तो आपको दुनिया बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर अगर आपको वहाँ जॉब ले आपको एक लंबा समय हो चुका होता है, अपना एजुकेशन का सब कुछ भूल चुका होता है। जैसे मैंने एमकॉम की थी, तो मुझे कुछ याद नहीं था इवन डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ये सब भी मुझे मतलब ये सब भी मैं भूल गई थी कि क्या है मैंने एमकॉम किया था वो सारा ये साफ। आपने बहुत अच्छी तो बात कही, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने सपना जी, क्योंकि मैंने ये खुद फेस करा कि मैंने सोचा कि मैं अब जॉब दोबारा से कर लूँ इंजीनियरिंग में, तो मुझे सब कुछ भूल सा गया कि मैं जो कोडिंग करती थी तो क्या था, क्या कैसे क्या करता है, मुझे बस बस एक खाका सा याद है बिल्कुल। कोई मुझसे पूछे तो मेरे को चीजें नहीं आएंगे, लोग कहेंगे अच्छा तो तुमने ये किया है, तो वो भूल जाता है। अगर हुँ, आप प्रैक्टिस ना जी। करते रहो तो भूल जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं और मैम दूसरा जब हम इस संस्था से जुड़ते हैं वहाँ तो एकदम से कट ऑफ है ना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ का, ना आपको दुनिया का कुछ पता होता है। बस ये होता है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति बाकी क्या दुनिया में चल रहा है, आस-पास हमारी क्या घटनाएँ हो रही है, बिल्कुल उससे कट ऑफ हो जाता है। तो जब मैं वापस आई और मुझे जॉब लेनी होती है या क्योंकि ऑलरेडी पहले यहाँ पे इतनी प्रतिस्पर्धा है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी शुरू की, 11वीं की बुक्स लाई, 12वीं की बुक्स लाई, वो सारी स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया कॉमर्स का, फिर बीकॉम की बुक्स खरीदी, तो कंटिन्यूअस 2-3 साल तक मैंने मेहनत की, फिर वहाँ एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जो भी यहाँ टीचिंग के लिए ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम्स, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कौन से अभी एग्ज़ाम्स चाहिए क्लियर करने होते हैं टीचर बनने के लिए, क्या और ऐड हो गया है, दुनिया के सारा जो जितना भी जीके था वो सारा रिवाइज़ करना, करंट करंट अफेयर्स रिवाइज करना, इतने सालों में क्या हो चुकी है बातें, हाँ, तो ये काफ़ी। कभी भी पॉसिबल भी नहीं है सपना जी, आपने तो कर लिया, हाँ ये जी। लोग तो यंग लड़कियों को ढूँढती है। अभी जिसका एग्ज़ाम्पल है, इसने तो खाली 10th पास की थी, तो इसके पास क्या ज्ञान होगा? जो बचपन वाला हुँ। ज्ञान है वही, उससे वो क्या जीवन जी सकती है? बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है, और ये लोग उसको दबा-दबा के उसको निखरने नहीं देते। वो पीपल प्लीज़िंग एटीट्यूड जो होता है ना, वो होके हुँ। रह जाता है। मैम वहाँ पे ये सिखाया जाता है ना आपको हाँ जी का पार्ट वहाँ की मुरलियों में जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है कि आपको किसी को ना नहीं कहना है, हमेशा बाबा जहाँ बिठाए, जहाँ खिलाए, जो कहे और हमेशा सेवा में हाँ जी का पार्ट बजाना है, किसी को ना नहीं कहना है। तो जैसे सेवा करते हैं तो कोई कोई कुछ भी सेवा बताए, बस हाँ जी करना है। मतलब एक रिमोट जैसे रोबोट की तरह बन करके रहना जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बस लोग जो कह रहे हैं बस आपको उसको गुलामों की तरह उसका ओबे करना है। तो ये वाली लाइफ से ये जब तो आप इस गुलाम दुनिया। बनाने की ट्रेनिंग है पूरी तरह से। हाँ जी मैम। और फिर जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, एक तो आप दूसरों के इशारों पे नाचते रहे, फिर जब रियल वर्ल्ड में आप आते हैं, अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं, तो मैम मैं तो यही कहूँगी जो भी छोड़ चुके हैं, मुश्किल ज़रूर होती है, हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन आप फिर भी सक्सेस हो जाते हो। जैसे मैं भी 2-3 फिर कोविड भी आ गया बी बाद में, लेकिन फिर आज मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैम। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मैंने टेस्ट क्लियर किए, फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, जबकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो उसके लिए मैंने मतलब वो मुझे मिली और अभी 3 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ और एक अच्छी पोस्ट पे कर रही हूँ। तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बस जब आप वहाँ से निकल जाते हैं तो वहाँ का पीछे का सब कुछ भुला कर के एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। और फिर बस थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए होती है। बस एक कहते हैं ना एक गुड बिगिनिंग इज़ द हाल्फ डन। तो अगर आप एक बार शुरुआत कर दो ना, बस एक शुरू करने में ही बड़ी मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन एक बार शुरू कर दिया ना, फिर वो हाँ, मंजिल मिल जाती है। बिल्कुल सही बोला आपने। और लेकिन ये है कि इसमें हिम्मत चाहिए, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। इम्पॉसिबल का हाँ मतलब ही है जी। आई एम पॉसिबल। जी, जी। हाँ, तो आपने बहुत ये करा, मैंने भी किसी तरह जो है, सोचो मैंने पीएचडी करने के बाद दोबारा से बैचलर्स करी इंजीनियरिंग में। मैंने जो है ना, हाँ, वो 2 हुँ। लोग मज़ाक कर रहे थे और कोड में मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे, तो मैंने पीएचडी करी हुई थी मेरे मैनेजमेंट साइड में। तो मुझे लगा कि ये ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने दोबारा से जाकर बैचलर्स करी पीएचडी करने के बाद। लेकिन मुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी 10th 11th हुँ। में, वो मैंने दोबारा जाके करी। लेकिन मैंने फिर भी करी, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे लगा कि मेरे अंदर इस जान की कमी है जो मुझे लेना है।
और तो मैम क्या होता है, किताबें चेंज हो जाती हैं, हाँ सिलेबस बिल्कुल। चेंज हो जाता है कहीं न कहीं, और फिर वो न्यू किताबें हमने कुछ और पढ़ा होता है, फिर उसमें कुछ और चेंज अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। और दूसरी बात, जब हम मैम हम मतलब बड़ी एज के होते हैं और जब हम फिर से मान लो हमें कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना है या तो फिर हम एडमिशन लेते हैं वहाँ पे, तो हम देखते हैं सारे हमसे छोटी-छोटी उम्र के 22 से 30 साल की एज के हैं और हम इतने बड़े उम्र के, तो थोड़ा कुछ मतलब शर्म आती है कि देखो हमने कहाँ अपनी लाइफ बर्बाद की है, और इस कितना पहले हमें जॉब मिल जाती, कितना पहले हम एक स्वतंत्रता से रह सकते थे। लेकिन फिर बिल्कुल, वही वही लेकिन वही बात होता आपने। है, जैसे मैंने कहा ना, मैंने पीएचडी पहले करी, तो उसके हाँ। बाद मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रही थी, यहाँ इंडिया में भी हुँ। मेरे अपने पेरेंट्स बीमार थे, तो मैं इंडिया आ गई थी और वहाँ पर मैं पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी दिल्ली में। तो इसके बाद मैं जब वापस विदेश आई, तो मेरे को यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से इंजीनियरिंग करूँ, बैचलर्स। फिर मैंने करी, तो मेरे साथ में जो बच्चे थे वो काफ़ी छोटे थे, वो 20s में थे और मैं बड़ी थी क्लास में। लेकिन फिर भी मैंने करा, उसमें कुछ नहीं होता, ये कहा किसी भी हुँ। एज पर लेना चाहिए एजुकेशन। तो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, और ये बात आपने सही बोली, कोर्स, किताबें सब चेंज हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जब आप देश बदलते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर हुँ। जैसे यहाँ का टीचिंग, यहाँ पर जो स्टडीज़ हैं वो फ़र्क हैं। इंडिया में जो है ना, आप किताब का रट लो, तो वही चीज़ उगल दो पेपर में, वैसा नहीं है यहाँ हुँ। पर। यहाँ पर एक हुँ। तो अगर आपका आंसर जैसे फिज़िक्स का या मैथ्स बहुत है इंजीनियरिंग में, तो आपका आंसर भी सही आया तो भी आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आपने सही मेथड यूज़ नहीं किया टू डिराइव दैट आंसर। तो यहाँ पर एक सर्टेन ट्रिक्स से बताते हैं कि कैसे आपको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको वो लगाना है इक्वेशन, और किस तरह से आपको करना है। तो ऐस जो मैंने इंडिया में जिस तरह से कैलकुलेशन सीखा था, उससे फ़र्क है यहाँ पर। यहाँ पर दूसरी तरह से सिखाते हैं, और अगर आपने वो तरीका नहीं इस्तेमाल किया तो आपको मार्क्स नहीं देते हैं। ये इतना अजीब-सा था। खाली अगर आप सेम, क्योंकि कोई भी तरीके से आओ, आप आंसर आपका सेम आना अगर ठीक आया है तो ठीक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे किताब जी, में से जी। कुछ भी नहीं पूछते, किताब आप ले जाओगे एग्ज़ाम में ले जा सकते हो। किताब में से कुछ भी नहीं पूछते, तो आप किताब खोलोगे तो आपका उतना देर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से ये करा गया है। किताब में से कुछ भी नहीं आता, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से आता है। तो मुझे एक नया सिस्टम की तरह से सीखना पड़ा। इंडिया जैसा नहीं था कि फ़ॉर्मूला लिखा है, हुँ। बस फ़ॉर्मूला अप्लाई करके और निकाल दो, बल्कि फ़ॉर्मूला भी डिराइव करना पड़ेगा उसमें। तो बड़ा जी, मुश्किल जी। था, लेकिन किसी तरह से कर करा के मैंने कर लिया। जी, जी। मैम जैसे आपने जो किया, ख़ैर वो तो कंट्री बदलने से आपके सामने ये चुनौतियाँ आई। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मेरे अंदर एक रिग्रेट भी था कि मैंने इतने साल वहाँ वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो एक उस रिग्रेट के साथ वो पढ़ाई करना और आगे बढ़ना, ये भी एक बड़ी चुनौती ही होती है। मन में रिग्रेट होता है कि हाय आपने इतने साल वहाँ बर्बाद कर दिए, अपनी लाइफ़ के इतने, क्योंकि क्लास में जब मैं ये 12वीं में थी, मैं क्लास में सबसे छोटी एज की होती थी। तो सब आश्चर्य करते थे कि मैंने 20 इयर्स में ही मैंने एमकॉम कंप्लीट कर ली थी। तो उस समय हुँ, मैं सबसे छोटी थी और अभी मैं क्लास में, जब मैंने दोबारा एडमिशन लिया तो मैं क्लास में सबसे बड़ी हूँ। तो ये जो अंदर से एक वो होता है ना, मतलब हाँ, रिग्रेट होता है हाँ, कि देखो मेरे आपने कहा। हो गए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सतीश कुलकर्णी जी जो बीते हैं, वो उन्होंने जब बीके छोड़ा तो उनको लगा वो रेगिस्तान में खड़े हो गए हैं। मतलब बड़ी-बड़ी हुँ। मुश्किलात होती है जब लोग छोड़ते हैं, तो अचानक से उनको सदमा सा लगता है, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में सुबह-शाम इतनी बार वहाँ पर गाने चल रहे हैं बाबा के, दिन भर लाल-लाल देखते जा रहे हो, गोला चक्रा देखते जा रहे हो, बस वही त्राटक आँख खोल-खोल के करते जा रहे हो। तो वो एक डेज़ में रहते हैं वहाँ पर। कुछ एक ड्रग एडिक्ट की तरह बंद दीवारों के बीच में कितने सालों तक आप रहते जाते हो, साल में साल गुजरते जाते हैं। फिर अचानक से आप बाहर आ गए दुनिया में, तो वहाँ पर लोग तो वैसे हैं ही नहीं, अचानक से आपको झटका लगता है। आपको लगता है, एक अजीब-सी फीलिंग होती है। जो लोग बहुत सालों से समर्पित हैं, उनको बड़ा घबराहट होती है, बड़ा मुश्किल होता है।
हर किसी के लिए इतना वो रखना सपना जी, जैसे आप कह रही है ना, वो सब बिल्कुल मेरे को लग रहा है आप एकदम सही बोल रही हैं। जो चीज़ का एडवांटेज था आपको बचपन में कि आप सबसे छोटी उम्र में इतना वो कर गई, हुँ, और हुँ। बाद में वही एडवांटेज लूज़ होके इतना हो गया कि आप बड़ी हो गई क्लास में। तो जी, जी, मैम और इतने साल जैसे बर्बाद हो गए आपके। हुँ। हाँ, दूसरों को जैसे मैंने सुनती हूँ कइयों का एक्सपीरियंस, जैसे उनको छोड़ने के बाद भी खिंचाव होता है, अरे हम सेंटर जाएँ या वो वहाँ बड़ा अच्छा था, अब हम रेगिस्तान में आए। मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया जब मैंने मतलब पूरी तरह से इसको संस्था को छोड़ दिया था। हाँ, ये फीलिंग तब आती है जब आप सेंटर या वहाँ से कुछ समय के लिए जब दुनिया में आते हैं ना, तब लगता है क्योंकि आपके खाने की आदतें चेंज होती हैं, सब कुछ आपकी लाइफ़स्टाइल ही एक तरह से दुनिया से अलग होती है, तो वो वहाँ के लोगों के साथ आप मिल नहीं पाते। उस समय ऐसा फ़ील होता है, लोनलीनेस सा, उदासी सा, डिप्रेशन टाइप से, जब मैं आप भूल थोड़े गई, समय के लिए आते हैं। आपने आपने कितने साल रही थी और क्यों छोड़ा था? एक लाइन में अगर आप बता सकें शॉर्ट में? मेरे को भूल जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। जी, जी। मैम मैं रही थी 2001 में मैं संस्था से जुड़ी, उस समय मैं बहुत मतलब 20 के एज में थी और मैंने 2017 में छोड़ा, 17 साल, 17 इयर्स। वॉव! और आपने क्यों छोड़ा था? और से आपने क्यों मैम छोड़ा? हाँ, मैं टाइम टू टाइम तो वैसे बताती रहती हूँ, वहाँ का जो मैंने एनवायरनमेंट पहले मैं आश्रम पे रही, मैंने आश्रम का देख लिया कि ठीक नहीं है माहौल। फिर मैं जब हेड ऑफिस में गई, जब हेडक्वार्टर में आप जाते हो, वहाँ पे भी आप वहीं गंदगी देखते हो, वहीं पैसे की भूख देखते हो, वहीं नाम, मान, शान की इच्छा देखते हो और जो आपके सीनियर्स हैं, उनमें वही अपवित्रता देखते हो। मतलब जिन मूल्यों को, आदर्शों को लेकर के आप वहाँ गए, वो सब वहाँ पे मिलते ही नहीं, वहाँ सब बिल्कुल विपरीत चीज़ें मिलती हैं। कि जो इतने-इतने साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा के टाइम के हैं, कहते हैं हम तो साकार बाबा से पालना लिए हुए हैं। उनको उनको इतना मॉरली गिरते हुए आप देखते हो, नैतिक रूप से उनका पतन देखते हो और उनके अंदर भी अभी वही है, काम विकार है, उनके अंदर क्रोध है, लोभ है, पैसे का इतना लोभ है, संचय की आदत है, अहंकार है उनका, सारे विकार उनमें भरे हुए हैं कूट-कूट के। तो फिर सोचते हैं कि जब इतने साल ये रह गए हैं, इनमें रत्ती भर का चेंज नहीं है, और सिर्फ 1-2 की बात नहीं है, वहाँ पे 90, 80, 90% लोग ऐसे ही हैं। फिर सोचते हैं कि हम फिर क्या कर रहे हैं? इससे तो दुनिया ही तो भली ना, कम से कम वो ढोंग नहीं कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, नैतिकता का दम नहीं भर रहे हैं, इससे तो दुनिया में ही चले जाएँ, वो ही बेटर है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट वो किया था संदेशी के साथ, मैंने फ़ोटो निकाली थी, कहा ये मेरे मासी है, फिर वो संदेश झूठ निकला। मैंने एक बार स्ट्रीम में बताया था, आपको हाँ, हाँ, याद हाँ। होगा। हाँ, 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 वो जो तरकीब आपने करी थी। हाँ, हाँ। हाँ। तो तो आप मतलब ये तो ऐसा नहीं हाँ। लगा आपको कि मतलब फिर भी आपको लेखराज के प्रति तो लॉयल्टी थी, पर आपको लगता था ये लोग विकारी हैं सब? जी मैम, मैं जब संस्था से जुड़ी ना मुझे दादा लेखराज जो ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा, मेरे को उनसे कभी अट्रैक्शन ही ऐसे लगी मेरे पिता हैं या ये में तन्मे ऐसा मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। हाँ, मुझे जो आकर्षित किया वहाँ की थोड़ी जैसे रूहानियत, दिव्यता इसने मुझे आकर्षित किया था और मुझे जो आकर्षण हुआ वो अव्यक्त बाप-दादा जो गुलजार दादी के तन में आते थे, उनसे मुझे अट्रैक्शन होता था। ये मुझे ब्रह्मा बाबा से कभी नहीं हुआ, ना कोई मुझे टचिंग हुई, ना मुझे उनसे कोई विशेष अनुभव हुआ, बल्कि मुझे नहीं अच्छे लगते थे वो। जबकि वहाँ जाने वालों को स्पेशल कुछ विशेष बॉन्डिंग अनुभव होती है ब्रह्मा बाबा के साथ, लेकिन मुझे कभी ऐसी बॉन्डिंग ऐसे कुछ मुझे अनुभव नहीं हुआ वहाँ पे। हाँ, मुझे वहाँ की जैसे दिव्यता, पवित्रता, वो जो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, एक ऊँचे आदर्शों को लेकर क्योंकि जब मैं संस्था से जुड़ी तब मैंने भी सोचा था कि नहीं मुझे बहुत अच्छा बनना है, बहुत अच्छे मूल्यों के साथ चलना है, एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। इस एम को लेकर के हम समर्पित होते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के कुछ और ही देखने को मिलता है और धीरे-धीरे वहाँ पे रंग में रंगते-रंगते फिर हमें जब हकीकत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जब मैंने एक बार पहले भी बताया था जब ये अव्यक्त बाप-दादा का अजीबो-गरीब पाठ शुरू हो गया, दादी गुलजार की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके मुख से अजीबो-गरीब मुरलियाँ नहीं निकलने लग गई थी जैसे मान लो होली का त्योहार है तो वो न्यू ईयर की मुरलियाँ चला रहे हैं। या फिर सामने है वो गुजरात वाले बैठे हैं तो वो कह रहे हैं डबल विदेशी बैठे हैं या माउंट आबू में मुरली चल रही है तो वो कहते थे कि दिल्ली दिल्ली में मुरली चल रही है।
तो इस टाइप के जब चलने लगी अजीबो-गरीब मुरलियाँ, तो मुझे लगा कि अरे भगवान है, उसको पता नहीं होगा कि कौन-सा दिन है आज या वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ मुरली चल रही है। तो ये सब मुझे डाउट्स हुए और मुझे वहाँ के बड़े-बड़े जो भाई-बहनें थे, जो महारथी कहते थे, उनसे भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। फिर संदेश का तो मैंने पहले ही वो टेस्ट करके देख लिया था कि सब फेक है, ये जो संदेशी जाते हैं, सारा मेरे कुछ ख्याल में झूठ है आप ना इनके। थोड़ी बड़ी उम्र में गई ना 20 साल में, इसलिए आपने हाँ, इतना सब सोच पाया। जो छोटी लड़कियाँ जाती हैं उनकी बुद्धि डेवलप नहीं होती, उसके बाद एक बार वो संस्था में पहुँच जाती हैं तो वहाँ तक उनका ब्रेन स्टॉप हो जाता है। जो लोग थोड़ा देर से जाते हैं शायद वो निकल पाते हैं। जैसे आपने इतना सब कुछ सोच लिया, एक तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगी और लड़कियों से। तो कई लड़कियां तो उनका ब्रेन ठप हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जितने भी कल्ट लीडर्स हैं उनमें कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है। एक तो लड़कियों से व्यभिचार करना, ये सारे ही कल्ट लीडर्स के अंदर ये बात है। ये सब ऐसे ही हैं, जो भी कल्ट चलाते हैं वो लड़कियों से व्यभिचार करते ही हैं। चाहे वो लेखराज हो, मोहम्मद हो, अ, वीरेंद्र दीक्षित हो या राम रहीम हो, ये जो भी कल्ट चलाते हैं इनका एक पर्पस होता है विमेन और दूसरा होता है पावर। विमेन और पावर, ये दो चीजें होती हैं। आप क्या सोचते हैं अजय जी? आपका स्वागत है। आज का टॉपिक वैसे ये है कि जब कोई भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी छोड़ती है तो क्या होता है। तो दीदी वो तो आपको पता ही भी है और सपना बहन ने बता ही दिया कि हम्म। अधिकतर वहाँ पे ये डिप्रेशन में जाते हैं, इनका हाल बुरा होता है, ये कुछ अच्छा नहीं लगता है इनको। और तो ये अकेले सब चीजें रहते तो हैं, समाज नहीं रहने हाँ देता। समाज तरह तरह की बातें बनाते हैं अकेली वुमन पे, और इनका जॉब रेज्यूमे में दीदी से गैप समाज, हो जाता है दीदी कि आप जॉब ये नहीं गलत, मिलती। ये गलत आप बोल रहे समाज नहीं जीने देता। जब इन्होंने समाज को छोड़ा, यही तो पुरानी जब बात इन्होंने है। देखिए, बचपन जब में कि कोई बच्ची चली गई, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बीवियां गई हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो छोटी बच्चियां, जो है 13 साल की। जो मैंने अभी एक एग्जांपल, आप स्ट्रीम सुन नहीं रहे होंगे, एक एग्जांपल मैंने पढ़ा, उसमें दीदी 13 साल की एक लड़की थी, वो पिता के साथ गई थी और उसने फैसला किया कि वो आश्रम में ही रहेगी। तो वो लड़की जब दीदी बाहर निकली बेचारी, उसमें कोई स्किल्स नहीं थी कि वो समाज में रहने लायक हो अकेले। दीदी ये गलत बोल रहे हो। 7 साल के ऊपर के बच्चों के पाप शुरू हो जाते हैं, पाप शुरू हो जाते हैं। 13 साल और 14 साल ये बच्चियां अपने माँ बाप और परिवार, मामा नानी सबको जानते हैं, और समाज में जब स्कूल जाने लगते हैं तो सभी मास्टर और सभी शिक्षा के सम्मानित हो जाते हैं। ये इसको चीज को अजय मैं एक नहीं मिनट मानूंगा। मैं आपको रोकती हूँ। सुनिए, आपको समझ में नहीं आई है, आपने सुनी नहीं है वो कहानी। तो 13 साल में वो चली गई और आश्रम में जाके रहने लगी। अब वो बहुत साल उसके बीत चुके हैं आश्रम में। अब वो बड़ी हो गई है, 20s और 30s में वो आश्रम में ही रही। अब वो 40 साल से ऊपर की है, उसके जो माँ बाप है वो मर चुके हैं, उसका कोई है नहीं अब वो जो है वहां पर अकेली असहाय महसूस कर रही है। इतने साल वो, उसने 3 दशक अपने बिता दिए आश्रम में। अब वो बुढ़िया सी हो गई है, मतलब बुढ़िया तो नहीं कहूंगी पर 40s में आ गई है वो। अब वो बाहर, जो एक उसको एक वेल्दी विडोअर था, उसने उसकी को बाहर निकाल लिया आश्रम से और एक और उसके साथ शादी करवा दी जो ब्रह्म कुमार था, अकेले रहते थे। तो ये लोग अकेले घर जिनका दीदी वो होता था मैंने सुना, उनके घरों में रहते थे। दीदी मैंने वो सुना हुआ। आपको ये भी पता हो गया कि जो 40 का, जिसको ये लोग अपने घर वालों से मिलने नहीं देते, फोन नहीं करने देते, तो वो आदत तो यही डलाते हैं ना। तो उनको पता नहीं होता माँ बाप, मेरे माँ बाप जिंदा है कि नहीं है। जो 45 और 50 के बीच की हो गई, 40 से ऊपर हो गई, उनको मालूम नहीं होता है। तो वो ना उनसे संपर्क होता है। जैसे आज की जिसके भी आपके जो आई थी अभी, उनकी दीदी का, जो कलकत्ता से आई थी संगीता जी, उनकी दीदी को उठा लिया, वो आज तक नहीं पता एक बार बात हुई वो कहाँ है। उन्होंने बोला मम्मा से बात हुई थी कि मेरी तबीयत खराब है। तो इनको जब काट दिया अजय से, ये सपना बहन, ये 20 साल की में गई हैं, 20 साल में, तो इनको सब परिवार मालूम था। तो जब ये अकेले रही, अकेले सब चीज इन्होंने, परिवार सब चीज छोड़ दिया, वहां पे चली गई, फिर आते हैं तो एडजस्ट करना मुश्किल होता है। और जो घर के सदस्य होते हैं तो उनके मन में एक, माने अंदर डर सा बैठ जाता है कि ये दोबारा ना चली जाए। तो वो इतना लगाव नहीं करते हैं। जब उनको 5-6 साल हो जाते हैं तो उनमें हाँ कि अब ये नहीं जाएगी, तो वो सब प्यार करने लगते हैं, सब चीज शुरू हो जाती है। ये तो इंसानियत है दीदी।
लेकिन इन्होंने लगाव मैम नहीं किया तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। और दीदी सबसे पहले सपना बहन ने बोला गुलजार दीदी के तन में ब्रह्मा बाबा आते थे और वो मुरली ऐसे गलत करते थे, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो रात में मुरली पढ़ती थी, सुबह सुनाती थी। कोई भगवान अपने हाथ से लिखने नहीं आएगा मुरली को। और मुरली अगर ज्ञान में है तो मुरली इनकी छपती, प्रेस क्यों खुला गया है? प्रेस क्यों खोला गया है? आज प्रेस क्यों खुला हुआ है? आज क्या मुरली नहीं निकल रही है? मुरली छप रही है मैम बाकायदा, वही छपती है। अगर उनको भगवान आने थे, ब्रह्मा जी आ रहे थे तन में, तो फिर उनको आने चाहिए थे मरने तम तक। ये गलत बोल रही है सपना बहन। ये एक जी जैसे मीडिया में नहीं होता। सपना जी बताइए आपको क्या क्या कहना है अजय जी को। जी मेरी जी बात मैम पूरी हो पहले तो जाए, एक मैं मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दो। ठीक दीदी है जब पूरी किसी आदमी जी। दीदी जब किसी आदमी को मीडिया अगर ऊपर उठा उठा देती है तो वो ऊपर उठ जाता है। एक नारी एक इंसान को राजा बना सकती है और पल क्षण में उसको भिखारी बना सकती है। नारी में इतनी शक्ति होती है। आप सपना जी आप बोलिए। मैम पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो भी वहाँ पे समर्पित होती हैं बहनें, उनको कुछ सालों में थोड़ी-थोड़ी सच्चाई तो पता चल जाती है। और ऐसा नहीं कि उनका फैमिली से कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जैसे सेंटर्स पे जो बहनें होती हैं, उनको साल में कहीं पे तो साल में, कहीं पे 2 साल में घर जाने की परमिशन होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उनको, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, सब बहनों के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो बात कर लेती हैं, क्योंकि पहले तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो एक तरह से टच में नहीं रहती थी, सिर्फ़ जब घर जाती थी साल में या 2 साल में तभी उनका संपर्क हो पाता था। लेकिन आजकल बहनें रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है मैम, जैसे मैं जब वहाँ थी, तो मैं एक बॉम्बे की एक बहन थी, जो कम से कम उसको 7-8 साल हो गए थे सेंटर पे। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था, धीरे-धीरे उसको पता चल गया सेंटर पे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उससे कहा कि आप चले जाओ वापस। तो उसने कहा कि मैं कैसे चली जाऊँ? मैं अपने माँ-बाप का विरोध करके आई, माँ-बाप से झगड़ा करके फिर सेंटर पे रहने के लिए आई। और अब मैं वापस कैसे जाऊँगी दूसरे, उसके भाई की शादी हो गई है, घर में भाभी आ गई हैं, ये भी बड़ा माँ-बाप भी अहम बूढ़े हो भाव गए हैं। ये बड़ा अहम हाँ भाव जी। है, मैं समझती हूँ। अगर मान लो हम लड़के भी आ गए तो भी हम मेरे अंदर तो ये फीलिंग ही नहीं आती है, ये अहम की भाव नहीं है। मैं तो किसी को बोल दिया हो तो मैं तुरंत वापस चली जाऊँगी, हाँ भाई मैं गलत थी, उसमें क्या हो गया? माँ-बाप ही मैम तो हैं, कई बार क्या होता है, हाँ, हाँ। क्या हो गया? मैम कई बार इंडियन परिवारों की ऐसी होती है स्थितियाँ कि माँ-बाप खुद बेटे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेटा है उसकी अपनी गृहस्थी हो जाती है, और एक बेटी वो बहन है, भाई की बहन है, वो 30s या 40s में पहुँच गई है। अब वो घर जाके वापस करेगी भी क्या? क्योंकि सब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वापस आकर के और फिर वो मेहनत करें, जॉब हासिल करें, इंडिपेंडेंट बने। फिर ना तो उनकी शादी हो पाती है, ना उनके लिए जॉब के रास्ते भी बंद हो चुके होते हैं। इतने टाइम के बाद फिर पढ़ाई शुरू करना वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सोच से कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, वो करेंगी क्या जा करके? तो ये वाली सोच भी उनको वापस आने से रोकती है, वापस दुनिया में जाने से। और ये ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, मैं जब वहाँ थी तो मैं भी यही सोचा करती थी, मैं जाऊँगी तो करूँगी क्या, करूँगी क्या? तो ये वाला एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि वापस जाके परिवार में भी मान लो चलो माँ-बाप भी एक्सेप्ट कर दे, तो एक तरह से वो डिपेंडेंट हो जाएँगी ना, परिवार में माँ-बाप के ऊपर, भाई-भाभी के ऊपर, आगे उनके लिए क्या रास्ता रह जाता है। तो इस कारण से सोचते हैं चलो आधी ज़िंदगी तो चली गई, और फिर अब धीरे-धीरे सेंटर पे रहेंगी तो कभी तो सेंटर इंचार्ज बनेंगी ना, और फिर उनको सेंटर इंचार्ज बनेंगी तो फिर शायद उनके दुःख जो अभी हैं, छोटी बहनें होकर के जो उठा रही हैं, वो कम हो जाएँ। तो ये सब भी चीज़ें रहती है मैम। क्योंकि मैम प्रीति मैंने दीदी, बहुत करीब से इसको ऑब्जर्व किया है बहनों की लाइफ को। भले बहन डिप्रेशन में हो, कैसा भी हो, लेकिन उनके वापस लौटने के रास्ते बंद हो जाते हैं एक उम्र होने के बाद। लेकिन जिनका फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे मेरे केस में है, माता-पिता का सपोर्ट था, लेकिन जिनके फैमिली का सपोर्ट है, माँ-बाप का सपोर्ट है, भाई अच्छे हैं, तो वो बहनें फिर क्विट भी कर जाती हैं, वापस लौट भी जाती हैं। लेकिन सबके पास ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। सपना जी आप से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ऑनेस्टली, उसका इससे कोई हुँ। लेना-देना नहीं है। बहुत ऑनेस्टली आंसर करना, क्या आप समझती हैं कि ईश्वर किसी के अंदर आ सकता है? ईश्वर किसी के अंदर आ सकता है।
चाहे वो शिव हो, मैम आपने बोला मेरे को ब्रह्मा बाबा नहीं पसंद, पर मुझे शिव बाबा से बड़ा मैं अट्रैक्टेड थी। आपने अभी थोड़ी हाँ देर थी पहले मैम, मैं जब बीके में थी तो थी मैं। क्वेश्चन तब पूछना तो चाहती हमारी हूँ। धारणा, तभी तो हम समर्पित हुए ना जब उस। पर अब मैम क्या देख, समझती हैं आप? आपको क्या लगता है कि वो ब्रह्मा बाबा तो फेक है पर शिव बाबा सही है? आपको अब क्या लगता है? क्या हेलो। आप समझती हैं ईश्वर किसी में आ सकता है? मैम देखिए, जब से मैं बीके से निकली हूँ ना, मेरा भगवान पर से सच बताऊं तो विश्वास उठ गया है। मैं सिर्फ अब कर्म फिलोसॉफी पे विश्वास करती हूँ कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, सत्य होने चाहिए और किसी को दुख नहीं देना है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका प्रारब्ध भी अच्छा होगा। मैं सिर्फ अब कर्म पे विश्वास करती हूँ। मेरे ईश्वर के नाम की कोई सत्ता है, उस पे कोई विश्वास नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से, आपने कहा पहले था। नहीं, वो जी। आपका तो उस पर था ना, भूत पे। भूत पे मत रखो। मैं कह रही हूँ ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन अपने खाली स्वार्थ पूर्ण करने के लिए नहीं। पर ईश्वर आपको जरूर शक्ति देंगे। देखो, मैं आपको अपने अनुभव से ही बता रही हूँ, अवश्य है ईश्वर की सत्ता। लेकिन आपको महसूस करने के लिए अपने चक्र की हीलिंग करनी पड़ेगी। तभी तो कम्युनिकेशन, जब पाइप जो है उसमें से गंदगी हटेगी, तभी तो वो प्रेरणा आएगी ना। तो आपको अपने अंदर की हीलिंग करनी पड़ेगी और ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि कितनी जोर का आपके पास पावर आती है। और मैं एक बात और कह दूं, वो शायद श्री श्री रविशंकर जी की बात है जो मैं कह रही हूँ, कि देखो कि जो जैसे लोग कहते हैं ना मंत्र, अरे पढ़ लो मंत्र, अपने यहाँ पे मूर्ति या कोई कोई बीके बोलते हैं मंत्रों से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मंत्र उच्चारण हम करते हैं, तो जैसे कि अगर आप एक तार पकड़ लो तो तार से पंखा तो नहीं चल जाएगा ना, जब आप उसको सॉकेट में डालोगे कनेक्शन, तब उसका बिजली में कनेक्शन होगा तभी तो चलेगा। तो इसी प्रकार जो हम कनेक्ट होते हैं ईश्वर से, तब आप मंत्र पढ़ते हैं तो फलित होते हैं। तो ईश्वर से कनेक्शन के लिए आपको उपासना करनी पड़ेगी और अपना कर्तव्य कर्म करते जाओगे, वासना रहित रहोगे। तो ये तरीके हैं जो दिए हैं वेद में। तो जब मैंने सुना ना, आपने ये कहा कि ब्रह्मा बाबा से तो मैं अट्रैक्टेड नहीं थी, शिव बाबा से थी, मैंने कहा है ये क्या मैं सुन रही हूँ? इतना सब कुछ हो गया और अब जाके आप मेरे को ये वाली बात बोल रही हो कि आप शिव बाबा से अट्रैक्टेड थी। शिव बाबा करके कुछ भी नहीं है। शिव जी के अवतार हनुमान जी थे। और ईश्वर की सत्ता है। और कोई इनके यहाँ भूत प्रेत आते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के ऊपर नहीं आते। बस यही बोलना था मुझे। हाँ दीदी मैम, मेरे एक्चुअली आप उस मेरे चीज को दीदी गलत दीदी ले रहे हो। एक एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कि आप, मैं उस समय की बात बता रही हूँ कि उस समय जब हम संस्था से जुड़ते हैं तब तो हमारे मन में यही होता है ना कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आ रहे हैं, वो भगवान आ रहे हैं। मैं उस समय मेरी क्या थिंकिंग थी, मैं वो वाली बात बता रही हूँ कि उस समय मैं ऐसा सोचती थी। अगर ऐसा नहीं सोचती होती तो मैं संस्था में समर्पित क्यों होती? ये वाली बात है ना, मैं उस समय की बात बता रही हूँ कि उस समय मैं ऐसा सोचती थी कि उस समय मुझे व्यक्ति जो बाप दादा बोलते हैं, गुलजार दादी के तन में आते हैं, वो अच्छे मतलब वो लगते थे कि सच में कोई सत्ता आ रही है। जो धीरे धीरे जिन उनके ऊपर से विश्वास हटा, तभी तो मैंने क्विट किया, नहीं तो मैं क्यों क्विट करती? अगर मेरा आज भी ये विश्वास होता कि गुलजार दादी के तन में भगवान आते थे, अगर ये विश्वास मेरा होता तो मैं वहां से आती ही नहीं। तो वो विश्वास उस समय का मैं बता रही हूँ। जी। प्रीति दीदी प्रीति दीदी मेरे को एक आप धर्म के नाम से बताना, जब किसी नारी की शादी होती है तो उसकी चौथी शादी होती है, जिसमें 7 फेरों में होती है। पहली सूर्य से, दूसरी चंद्र से, तीसरी अग्नि से, चौथी उसके जिससे शादी हो रही, चौथी शादी उससे होती है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ दीदी? जो 7 फेरे होते हैं। मेरे को देखना पड़ेगा इसके बारे में। दीदी देख देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। चौथी शादी में वो उसका पति बनता है, वो चौथा होता है। पहला सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर अग्नि है। ये 7 फेरे में वचन आते हैं, 7 फेरे के। तो ये वचन इसीलिए दिए जाते हैं, फिर वो समर्पित कर चौथे पति होते हैं। ये बात हुई दीदी ये। फिर दीदी जैसे अब कि उनके जैसे हम मीडिया में सबने बोल दिया, सबने बता दिया, सब वहां पे 10,000 आदमी बैठे, सबने बोले भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो जिसमें 10, 50, 100 होते हैं, वो भी उसको बिलीव करने लगते हैं। ये चीजें होती हैं। आप कहीं भी देखिए, अगर जैसे सेंटर में भी जाते हैं तो अगर उसमें से 10 को बोलते हैं हमें देख रहे हैं, वहां 20 बैठे हैं,
तो 10 सोचती है हमें नहीं दिख रहा है तो वो बताती नहीं है। तो वो फिर उनसे दीदी पूछती हैं, अगले वीरवार को पूछती हैं, इन 10 को दिख रहा है, आप लोग को क्यों नहीं दिख रहा है? तो वो भी अगले वीरवार को बताती हैं, हाँ मेरे को दिखने लगे, मेरे को ये सब आवाज होने लगा। वो भी बोलना शुरू कर देती मैं हैं। बताऊं अजय जी, एक बात मैं आपके इसमें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे मान लो मैं बड़ा, ये ना एक साइकोलॉजिकल गेम है, ये एक साइकोलॉजिकल जी, गेम जी, है। आप ना बिल्कुल, सुनिए बिल्कुल, बिल्कुल। सुनिए, एक बात मैं कह दूं, साइकोलॉजिकल गेम ये है, ये बहुत सारे जो आपको मिल जाएंगे आईएएस की स्टडी ग्रुप वाले या इस तरह के बहुत सारे जो बड़े लेक्चरर्स हैं मुस्लिम, ये भी ये गेम खेलते हैं। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को बोलो कि भाई तुमको ये दिख रहा है, तुमको, लोग कहेंगे हाँ भाई, जो बहुत पहुंचे हुए हैं, जिनके जो बड़े दिव्य हैं, जो बिल्कुल देवात्मा है, उनको ही नजर आएगा। तो अब जो ये बात बोलेगा कि उसको नहीं आ रहा है, तो उसको खुद ही शर्म आएगी, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, तो वो ये कैसे कह दे कि मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो अगर कोई बड़ा सच्चा होगा भी और कह भी दे, तो वो कहेंगे कि अभी तुम इनिशियल स्टेज पे हो, तुम्हें और प्रैक्टिस करो। तो वो सबके सामने नहीं कहेगा, वो कहे हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है, ताकि मैं भी इस ग्रुप में आ जाऊं। ये साइकोलॉजिकल गेम है। फिर दीदी जैसे आपने बोला, सपना बहन ने बोला कि वहाँ जाते हैं, मदर फादर से बात होती है, साल में 2 साल में 3 साल में, धीमे धीमे क्या होती है उनकी आदतें खत्म हो जाती है। क्योंकि उनकी जब 2 साल में होती है और उनके भाइयों की भाभियां आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो उनको नहीं पता ये बुआ कौन है, बुआ कहाँ है, तो वो फिर लगाव नहीं रह जाता। तो वो चीज इनके दिलों में बैठ जाती है, मनों में आ जाती है, तो मन सबसे तेज भागता है। तो जब इनका तेज भागता है तो मन सीधे भागता है कि अब माँ बाप तो बूढ़े हो गए होंगे, उनके क्या है, अब हम भाई बहन अपना भाई भाभी अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। तो ये गलत फहमियाँ ये सब दूर करें, तब इसका उद्धार हो सकता है। और वो चीजें करें, वो बात करें, अगर उसमें मोबाइल अब दे दिया गया, सारी सुविधा है, तो वो बातें करें और उसको करें और उस चीज के अपने अंदर डालें, तो हर चीज का रास्ता आसान हो जाता है दीदी। जैसे हम ट्रेनिंग करने गए थे तो उसमें 60 की होती है दीदी, तो उसमें 15-20 भाग जाते हैं। तो वहाँ उस्ताद कोई भी बोलता है, बोला जब ये 60 कर रहे हैं तो तुम क्यों डर रहे हो? वो 60 जी में से 55, यहाँ दीदी 15 भागे तो 45 बचे, तो वो समझाते हैं। वो 1-2 दिन बोले तुम रेस्ट करो, तुम सोच लो, विचार कर लो, तो फिर उच्च अधिकारी आते हैं, उससे ऊंचे अधिकारी आते हैं कि देखो ये 60 कर रहे हैं, तो तुम 45 में से 15 चले जाओगे तो बैच कम हो जाएगा। तो हम लोग को वो दिलासा दिलाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने ये किया, तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। तो हम वो जिंदगी के सवाल में गए हैं, लेकिन ये जिंदगी का सवाल नहीं है। यहाँ पे जिंदगी का सवाल नहीं है, यहाँ जब आप गए हो तो निकलने के लिए जिंदगी का सामना करना पड़ेगा आपको, जी। सामना करना अच्छा, पड़ेगा, वो मेरे चीजें पास होंगी। अभी हम मंजीत जी के पास आते हैं। मंजीत जी, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, जब कोई भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी छोड़ती है तो क्या होता है। उस पर आपको क्या कहना है, बोलिए। शिव बाबा, सबको राम राम, सीताराम, सत श्री अकाल। जितनी भी बीके से निकलती हैं, सबसे पहले तो डिप्रेशन में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरी बात कि वो बहुत लंबे समय तक यही समझती है कि शिव बाबा है, पर वो शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा शैतान है। शिव अलग है, शिव साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। खाली इसको सोचने समझने की शक्ति चाहिए। ये बाहर जाने के बाद एक दूसरे से बातचीत करती है कि सच क्या है, तो ना वो सच बता पाती है और ये ना सच समझ पाती, दोनों एक दूसरे में उलझ जाती है। जब किसी सत्य से सामना होता है तब जाके इनको, उसमें भी लंबा समय लगता है इनको निकलने के लिए। ये अपने आप में भी डिप्रेशन में रहती है कि आखिर हमने क्या खोया और क्या पाया। इनको समझाने के लिए बहुत अपने शास्त्रों का पर भरोसा करना पड़ेगा। बीके संस्था एक कल्ट है। लेखराज शैतान है, शैतान आज भी शैतान रूप में है। शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा को नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे कई नामों के नाम होते हैं। गोवर्धन होता है, श्री कृष्ण होता है, कृष्णा होता है, किसी का नारायण होता है। तो क्या वो देव देव हो गए? नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा, कर्म में रखा है। जो इंसान कर्म करता है उसी के अंदर ही सारा उसका
रहस्य छुपा होता है। नाम तो अनेक भी कितने के नाम में होते हैं, सदाशिव किसी का होता है, महाकाल किसी का होता है, मृत्युंजय। तो क्या वो उस रूप को, उस नियम को फॉलो कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, न कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर एक सत्य है। जिसने उसको सत्य मान लिया तो उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। बाकी इधर उधर की बातों में ना उलझे, ना वो जो उलझती हैं वो दूसरे को भी उलझाती रहती हैं और डिप्रेशन में रहती हैं। कई तो आत्महत्या कर लेती हैं, कई पागल हो जाती हैं, कईयों को अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है उसी डिप्रेशन के अंदर ही। शरीर जो है अपने आप बॉडी को डेवलप करता है और अपने आप ही उसको कंट्रोल में करता है। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आपकी बॉडी और आपका मन, चित्त सब एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा कि सच क्या है, सच के सुनने की ताकत आ जाएगी। बाकी तो फिर व्यर्थ है। आजकल तो जमाने में बहुत कुछ चल रहा है। बाकी जिसका जो विचार है वो देख ले, सत्य को पहचानने की कोशिश करे, वरना 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बने। बस मेरा प्रीति यही दीदी, कहना है। प्रीति दीदी, ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं मधुबन में कि एक दूसरे से बात नहीं करना। इसमें गौर से सुनिएगा इसको, एक दूसरे से बात नहीं करना। तो जैसे आप और मैं हूँ, दोनों ब्रह्म कुमारी में हैं, तो आप मेरे से बात नहीं कर पा रही हैं और मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ इनके विषय में कि मेरे को बाहर निकलना, यहाँ ये गलत हो रहा है, क्योंकि इनके भ्रम पैदा कर दिया गया है। भ्रम पैदा कर गया तो ये लोग सीधे ओम शांति करना और बस निकल जाना, रास्ते में जो मिलना ओम शांति करना, आगे निकल जाना। जब ये भ्रम बैठ गया है तो आदमी के दिल में ये होता है, यार मैं अब दीदी से ये बात करूंगा तो दीदी कहीं बता ना दे और मेरा भेद खुल जाए, मेरे के ऊपर ये आपत्ति गिर पड़े। तो ये सब डर जो बैठा हुआ है, इस कारण ये लोग बहुत बंदिश में हैं। और जब तक ये बंदिश नहीं हटाएंगी दीदी, तब तक एक दूसरे से बात करने से मन हल्का होता है और समझ आती है और उससे निकलने के जरिया बनता है। और जब एक से 5 भले हो जाते हैं, जब एक लकड़ी को अगर कोई अकेला आदमी तोड़ सकता है, जब गठरी हो जाती है तो टूटते नहीं है। अगर एक ही इकट्ठे हो जाए तो वो निकलने में भी आसानी रहती है और ये कोई ऐब नहीं लगा सकते, कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। तो यही कारण है कि इनको मना किया जाता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और फिर मेरे ब्रह्मा और शिव भगवान तो अलग चीज हैं। नारायण है जिनके अवतार में होते हैं, कृष्ण भगवान राम हुए, वो अवतार लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य बच्चे के रूप में लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा और शिव किसी के तन में नहीं आते और वो कभी आते भी नहीं। सिर्फ उनकी पूजा करने से आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आपको वरदान दे सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन तन में नहीं आते। प्रीति जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि बीके वाली जितनी भी है जो निकलती हैं, वो बीके से बात नहीं करती, ये बात सत्य है। वो अपने आस पड़ोस में जिनसे साथ वो संबंध रखती हैं, रिश्तेदारी रखती हैं, या उनकी फ्रेंड जो है बीके से दूर, वो उसमें ये समझ नहीं पाती कि क्या सच है और क्या झूठ है। और अजय जी ने बिल्कुल सही बोला कि आपस में बात नहीं करती, ओम शांति करके निकल जाती, ये बात तो सत्य है। लेकिन वो आपस में कभी, क्योंकि वो एक दूसरे का भेद वो सब जानती है, इसलिए वो कोई आपस में बात नहीं करती कि इनके साथ में क्या होता है सेंटर में। तो अब वो घर पे जाके जो भी करें नहीं करे, वो उलझ जाती हैं कि आगे सत्य क्या है। यहाँ पे तो पुराणों को ये बताया गया कि सब गपोड़ है, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी मुरली गपोड़ है और इनकी मुरली को ही हमने साबित करके, हमने 4-5 लोगों ने साबित कर दिया कि देखो मुरली की बात को हमने सत्य साबित कर दिया। ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, ये वहां पर आने के बाद में इनको पैसे का लालच दिया जाता है, लेकिन ये बताती नहीं है, कि छुपा लेती है बातों को कि आखिर सच क्या है। तो पैसे की आड़ के अंदर इनको सब कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वैसे इनको हरा हरा दिखाती हैं ब्रह्म कुमारियां जो बड़ी हैं, जो इंचार्ज हैं। बोले हमारे जाने के बाद देखो वो दादी गई तो उसकी जो सेवा करती थी, आजकल वो इंचार्ज है। इनको दिमाग के अंदर लोभ लालच भर देती हैं, तो उसी में उलझ जाती है कि अब क्या करें। ना वो पति की रहती है, ना घर की रहती है, ना माँ बाप की रहती है। पैसे के लालच में अपना जीवन खराब कर लेती है। जब उनको पता लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा, हम तो वहीं अच्छे थे, तब जाके सुसाइड करती है,
जो भी इनके साथ होता है वो तो सभी को मालूम है, वही होता है। बस मेरा इतना ही कहना है। मंजीत जी, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन एक मैं 2 जगह की बात कर रहा हूँ, इनकी 2 रीत पे बात करता हूँ। एक ये समाज में जो घर से जाती हैं सेंटरों में, एक मधुबन में रहने वाली। मधुबन में रहने वाली, वो आपस में बात नहीं करती हैं, रूम पार्टनर भी 5-6 रहती हैं, तो उसमें एक सीनियर को डाला जाता है जिसका कि खुद इंचार्ज बनाया जाता है रूम का। वो देखती है कौन किससे बात कर रही है क्या, तो वो चीज़ें उनको पूरी चीज़ें इधर-उधर चुगली होती है। और सेंटर में जो होती हैं, वो जो सेंटर जाती हैं, वो सेंटर में बात नहीं कर सकती दीदी के बाद उनका ग्रुप बना दिया जाता है व्हाट्सएप में, आप व्हाट्सएप में बाबा की बातें करो, जब भी करनी है, बात करनी है आपको, बाबा की बात करो। आप मधुबन से आई हो, वहाँ से टोली लाई हो कि नहीं है, इसकी भी बात करो, टोली माँगो एक-दूसरे से और बाबा की ही बात करो। इनके 2 कारण होते हैं, तो 2 कारण ये हो गए। यहाँ के जो सेंटरों का है, उनका अलग हाल है, मधुबन का वो दूसरा हाल है। जी, मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल एक चीज़ पढ़ने लगी थी बीच में, 1 सेकंड। हाँ, अ, आप लोग बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तो यही मैं एंड में कहूँगी कि जब कोई भारतीय महिला जो होती है ना, वो बड़ी इमोशनली डिपेंडेंट होती है। जो वेस्टर्न महिलाएँ होती हैं, वो बचपन से ही उनको अ, यहाँ देखो बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। जब उनके छोटे-छोटे होते हैं, तो उनको दूसरे कमरे में सुलाते हैं। और माँ हर वक़्त अपने बच्चों को गोदी में नहीं उठाए रखती है। यहाँ पर बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं श बचपन से ही। मैं एक बार एक लेडी ने मेरे को केयरगिवर के लिए रखा, तो उसने मुझे स्पेशली बोला मेरी बच्चियों के संग खेलना मत। तो उसने कहा कि उनको सीखना चाहिए अपने आप को एंटरटेन करना। तो मैंने सोचा वाह! उस समय मैं यूएस में रहती थी, तो मेरे को लगा ये तो बड़ी मैं इंडिया से मुझे ज़्यादा साल नहीं हुए थे गए हुए, तो मैंने सोचा वाह! ये तो बड़ी अजीब ही बात कह रही है। बल्कि हम लोग होते हैं तो हम तो कहते हैं हमारे बच्चों से खेलो, ये नहीं चाहते हैं। ये कहते हैं बच्चों को अपने आप आना चाहिए खेलना, और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं खेलते हैं, फिर अपना सारा खिलौने उठा के खुद रखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे काम करो और फिर अपनी सफाई भी खुद करो। बचपन से उनको कोई चोर्स भी देते हैं, जैसे कोई गार्बेज निकालेगा, कोई वो उठा के लाएगा, सामान पेड़ों में पानी देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो यहाँ पर ये बचपन से ही ना इनको पता है इनको अपनी फैमिली बनानी है, इनकी फैमिली अलग होनी है। फिर इनको अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए इनको शादियाँ भी खुद करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि तुम शादी कर लो फिर इल्ज़ाम लगा दो, भई मेरी बीवी ऐसी आ गई, मेरी माँ ने ढूँढी थी या मेरे माँ-बाप ने ये लड़का ढूँढा था, अब ये तो लड़का ऐसा है, वैसा है। तो यहाँ पर इस चीज़ से ही पीछा छुड़ा लिया है। अब यहाँ पर 18 साल तक माँ-बाप जो हैं वो फाइनेंशियली बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद जो है कुछ माँ-बाप आगे कॉलेज में भी फीस देते हैं, क्योंकि बच्चे को तो प्यार करते ही हैं माँ-बाप। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जब 18 साल के हो जाते हैं तो कई माँ-बाप चाहते हैं कि अब ये अलग हो जाएँ और अब अपना इंडिपेंडेंट रहें। तो ये एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस बचपन से होती है, जबकि भारत में जो है लड़कियों को बहुत ज़्यादा बच्चों को ही बहुत ज़्यादा प्यार से उनकी तो हिंदू लोग तो कन्या पूजन भी करते हैं और बहुत प्यार और दुलार से रखते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, स्कूलों में काम कर मतलब जाते हुए अपना मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम वर्क करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको पैसे नहीं देते। वो खुद अपना पॉकेट मनी अर्न करते हैं। तो इस तरह वो रिलायंट हो जाते हैं बचपन से ही, सेल्फ रिलायंट, और ये अच्छी चीज़ है, उसमें एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है। यहाँ पर इंडिया में वो माँ-बाप पर निर्भर रहते हैं, और इसके बाद लड़का जो है जॉब ढूँढता है, ये सब करता है, लड़की को वो चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, ज़्यादा एज हो जाएगी तो शादी नहीं होगी, ये सब चिंताएँ रहती हैं। तो महिला जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहती है, वो अपने घर के पिता के संग। मैं तो जब इंडिया में रहती थी, जब मैं छोटी थी, तो मैं पीछे के मकान में भी मेरी सहेली रहती होगी, तो मैं नहीं अकेले जाती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। मैं कहती थी पापा छोड़ दो ना,
ये कर दो ना, मतलब मैं पीछे लगी रहती थी। मैं डैडी बेटी थी, तो मैं हर जगह अपने पापा को ले जाती थी। यहाँ तक कि जब मेरी पहली जॉब लगी इंडिया में, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी कि मैं अपने फादर को लेके गई अपने इंटरव्यू के लिए। जबकि ये बड़ा गलत है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो देख लेता है कि कौन आया है। तो लड़की पिता के साथ आई है, मतलब ये बड़ी घर में रहने वाली लड़की है। ये मतलब इतनी तेज़ नहीं होगी। तो ये गलत इंप्रेशन जाता है, तो इतना कॉन्ट्रास्ट है। तो जब इंडियन लड़की बीके छोड़ती है, तो उसको बड़ा ज़ोर का शॉक लगता है। अगर वो बचपन से गई है बीके में, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, कूप-मंडूक रही है, तो वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाती। वो भी ऐसी सोसाइटी जो थोड़ी नैरो माइंडेड है एज़ कंपेयर्ड टू द वेस्ट। क्योंकि वेस्ट में जो लड़कियाँ अकेले रहती हैं, उनको लोग गंदी नज़रों से नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो अकेली लड़कियाँ रहती हैं, उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था अब तक तो। इंडिया में। तो इसलिए उनका शादी करके रहना अच्छा माना जाता था। तो अब उनको शादी करनी पड़ेगी, तो लड़का जल्दी से ढूँढना पड़ेगा, या फिर उनके घर के रिश्तेदार जो उन्हें रखने में, जिनको उससे उन्होंने संबंध तोड़ लिए, उनको ढूँढना पड़ेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम है। उनको अकेले नहीं रह पाएँगी रेंट देके, कि अकेले घर अपार्टमेंट रेंट करके रहने लगें। ऐसा नहीं करने पाएँगी। और कल सपना जी ने बताया था कि ये दादियाँ वग़ैरह, इनका तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर भी ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बेचारी, इनकी हवा निकल जाती है। और अगर इनको दीदी सेंटर से दीदी बाहर छोड़ दो, तो ये चल नहीं पाएँगी। ये बात बिल्कुल मेरे को सत्य लगती है। ये इतना घबराती हैं। और सपना जी ने ये बताया था कि ये इसलिए घबराती हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को इतनी गंदी गालियाँ दी हैं, तो इनको लगता है कि लोग इन पे अटैक करेंगे। इसलिए भी ये जो है डरती हैं बाहर आने से। अकेले नहीं चलती, ग्रुप में चलती हैं। और जो विदेश में अगर कोई बीके से निकले, तो वो थोड़ा-सा डेज़्ड होगा, लेकिन उसकी फैमिली या कहीं से वो कॉन्टैक्ट करके, अकेले रेंट करके, किसी ना, अगर कोई फैमिली नहीं भी होगी, तो वो रेंट करके अकेले रह के कर लेगा। हिम्मती होती हैं। आप अगर यहाँ तक कि अब हॉलीवुड की वो सब देखो, जो ट्रैफ़िक्ड लड़कियाँ हैं, उनमें भी जो इंडियन लड़कियाँ ट्रैफ़िक करी जाती हैं, अगर आप क्राइम सीरीज़ देखते हो, सचमुच के अपराधों में, तो जो इंडियन लड़कियां हैं, वो इतनी जल्दी तेज तर्राट घूंसेबाजी मारने में और अपने कराटे वगैरह करने में इतनी तेज नहीं होती हैं। विदेशी लड़कियां जो हैं, वो ज्यादा तेज होती हैं इन चीजों में। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर ज्यादा जो है वो संभल जाती हैं एज कंपेयर टू इंडियन लड़की जो बीके से बाहर निकलेगी, उसको संभलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये मैं कहने का एक कॉन्ट्रास्ट कर रही हूँ वेस्टर्न लड़की का और एक भारतीय लड़की का। उस वो ज़्यादा डिपेंडेंट टाइप के एनवायरनमेंट पे बड़ी बड़ी होती है। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद अजय जी, मंजीत जी, सपना जी और जितने भी लोग पैनल पे आए। दीदी दीदी एक मिनट, दीदी एक बोल मिनट। बोलिए। दीदी सबसे पहले जो दादी रहती है वो मधुबन में रहती हैं, जो भी सेंटर और जोन में रहती है वो सेंटर इंचार्ज है। आप जो बोलने में गलती कर जाती है, और जो इनकी आपने बोली डेट, डेट नहीं बोलिए, वो सन बोलते हैं, ये सन बोलते हैं, उसमें कोई डेट कोई मंथ नहीं होता, क्योंकि ये चीज को पकड़ते हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा दीदी। और फिर मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, किसी भी धार्मिक संस्था, पंथ, ग्रंथ, किसी के मन में ठेस लगने के लिए हम ये ब्रॉडकास्ट में नहीं आते हैं। जिसको ठेस लगती है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सिर्फ हम अपना, जो हमारे साथ बीती है, जो हमारे फैमिली ने, बच्चों ने हमारे साथ बिताया है, हमारे 52-55 साल की एज में, इंसानों में या लेडीजों में जिनके हस्बैंड गए हैं, वो अपने दुख और दर्द यहाँ बताने आते हैं। ये हमारा इंडिया के अंदर स्वतंत्र भारत में हम अपनी इच्छा और अपने मनोकामना का पूरा विवरण ब्रॉडकास्ट में आके बयान कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरे स्वतंत्र हैं। इसमें जिसको भी ठेस लगती है वो इस चीज को अन्यथा में मत ले। हमारे ऊपर कष्ट है, हमारे परिवारों में कष्ट है, देखिए, बुढ़ापे में। जिसको भी ठेस लगती है, उसको दिमागी प्रॉब्लम है। जिसको ठेस दीदी लगेगी, ये अगर किसी की वेदना पे, अगर कोई अपनी वेदना यहाँ सुना रहा है और किसी को उसकी वेदना सुन के ठेस लग रही है, तो उसको अपने मनुष्य होने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी।
शिवाजी राव कामते दीदी जी, आपका स्वागत है। आप बीके हैं, एक्स बीके हैं? मैं एक्स बी के हूँ मैडम। अच्छा, तो आप कितने साल से बीके में थे? मैं 2010 में ज्वाइन हो गया था। मेरा पे लाइफ में थोड़ा सा एक बहुत सारा ट्रेजेडी चल रहा था उस टाइम, तो मैं अच्छा, वो तो आप अपना अनुभव जो है एक एक्सक्लूसिव हाल स्ट्रीम तो का मुझे बहुत कल आप अच्छा फ्री लगा, हैं? लेकिन शिवाजी जी, आप हाँ, सैटरडे को 8 बजे स्ट्रीम पे आएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे कि आपने बीके क्यों छोड़ा? हाँ, ज़रूर मैडम, हाँ, तो आपके आ पास सकते मेरा ईमेल है, ये मेरा ईमेल है, आप मेरे को अभी एक ओके, लाइन डाल दीजिए। ओके। एक बात बताइए, आप वहाँ समर्पित थे या काम करते हुए नहीं, नहीं, जाते थे मुरली सुनने? नहीं, 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 समर पे तो अगर कुछ नहीं था मैडम, मैं ऐसा ही काम करते-करते हफ्ते में आपकी कॉल आवाज़ किया, रुक गई। तो अभी हुँ, आपका आपका स्ट्रीम चालू होने के बाद अभी पिछले 4 महीने से मैं कुछ वो सेंटर के पास जाता भी नहीं हूँ, उधर तरफ जाता नहीं हूँ। टोटली अच्छा, उसके पहले मैं उसमें से मन हट रहा था मेरा, लेकिन हुँ। आपके स्ट्रीम देखने के बाद तो बिल्कुल ही मुझे वो ओम शांति का सब ये मालूम पड़ने लगा कि ये सब फ्रॉड है और इसमें ये कंटिन्यू करने में कुछ मज़ा नहीं है। मैंने टोटली बंद कर दिया। चलिए आज ही बता दीजिए आपके साथ क्या हुआ? मैडम जब भी मैंने वो अव्यक्त मिलन के लिए वगैरह आपकी आवाज़ ना रुक ऐसे जाती है लगता था ये बीच-बीच कुछ तो इसमें गड़बड़ है। हाँ, में। वो जो गुलज़ार दीदी का जो अव्यक्त मूर्ति जब गुलज़ार दीदी लाइव थी वो, उस टाइम भी मैं उसका ये अव्यक्त मुरली सुना था। बाद में वो एक्सपायर होने के बाद इन्होंने ये चलाने चालू किया कि वो वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग से अव्यक्त मुरली चालू किया ना, वो मुझे बिल्कुल ही पटता नहीं था। इसलिए और बाद में वो जो एक संदेशी करके वो तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा वो। वो सब होने के बाद वो भोग लगा के संदेशी वो इसमें जाती है सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से मिलती है। वो कैसा क्या वो सच नहीं लगता था मुझे। वो संदेशी का बात तो मुझे कभी भी ऐसा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। हेलो मैडम, हेलो। जी, जी। तो संदेशी के बाद आपको क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि वो अभी मैं उधर गया, भोग लेके गया, उधर ऐसा सभा भरा था, उसमें बाबा आया, ऐसा-ऐसा कुछ तो संदेश बता थे। ये कैसा क्या वो मन से उधर जाती है और ऐसा बताते हैं कि मैं खुद उधर प्रेज़ेंट थी, वो सूक्ष्म वतन में मैं वो गई थी और वो सब उसको वो इसमें बताती थी कि मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बाबा सबको आशीर्वाद दिया और वो गले लगाया, ऐसा कुछ बताती थी वो संदेशी। वो मुझे उसके बाद ही मुझे वो शक होना चालू किया कि ये कुछ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये सब गलत है। तो और वो जो इनका कलेक्शन का पैसा जमा करने का जो आप आपके स्ट्रीम सुनने के बाद मुझे जो धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि मैं कैसा फँसा उसमें सेंटर में बहुत। आपकी ना आवाज़ बीच में थोड़ा-सा कट जाता है। तो आपने बोला कि स्ट्रीम देखने के बाद मेरी आपको आपको समझ में आया कि ये लोग कैसे हैं? हाँ, उस स्ट्रीम से मैं कन्फर्म हो गया कि मेरा पहले से थोड़ा-सा एक 5 साल के बाद शक हो रहा था मुझे और मैंने हुँ, इतना डीपली उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो प्याज़ लहसुन खाने का, ये वो ऐसा कुछ मैंने फॉलो नहीं करता था इतना। सिर्फ़ वो कैसा लगता था मुझे वो माउंट आबू जाने के बाद एक 10 दिन उधर आराम से रहने के लिए मिलता है और मेरा फ्रेंड्स वगैरह भी लेके जाता था मैं। तो अच्छा लगता था। ऐसा तो कोई भी वेकेशन पे आराम से एक लॉज में रहने के जैसा अगर एक आप 8 दिन ऊटी भी रहने जाते, के लिए मिलता अगर आबू की जगह आप ऊटी जाते तो भी आपको अच्छा लगता? लगता था, लेकिन इधर में थोड़ा सस्ता में होता था ना मैडम, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता था और हाँ, मेरे साथ आने वाले फ्रेंड्स वगैरह भी उधर रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था वगैरह अच्छा रहता था, तो मैं 1-2 साल के बाद 1-2 लोगों को 4 लोगों को लेके जाता था उधर, 8 दिन उधर रह के थोड़ा-सा रिलैक्स होके आता था। बाकी उतना हुँ, डीप में कभी मैं इन्वॉल्व नहीं हो गया था उसमें, ऊपर-ऊपर ही हुँ, था मैं ऐसा 10 साल में। हाँ।
ये लोग टोली के अंदर एलएसडी जो है लेस करते हैं और इससे लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। और जो ऐसा बहुत बीके वाले ही क्या बताते हैं, जो बीके से निकले हैं, कि ये लोग एलएसडी डालते हैं, ड्रग। नहीं, वो तो मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मैडम। वो ऐसा ड्रग्स वगैरह और खाने में मिलावट वगैरह कुछ करते नहीं वो लोग, लेकिन अच्छी तरह से आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो सब पर नहीं करते हैं। जो बहुत अमीर, जिनसे पैसा खींचना होता है, उनके लिए करते हैं। हाँ, और लोग तो आते जाते रहते हैं उधर इसमें सेंटर में 10 लोग जाते, 5 लोग ज्वाइन भी उधर टिकता नहीं, और नया-नया आते रहते, पुराने अपने निकल जाते बस। जी। दीदी मैं यही चालू रहता है। भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई साहब जी। जैसे कि आप किसी में आप धार्मिक संस्था में गए, वहाँ पे लाखों आदमी खा रहे हैं, तो वो आपको सस्ता हाँ, पड़ेगा। आप किसी होटल में जाते हैं, किसी टूरिस्ट जगह पे जाते हैं रहने के लिए, तो वहाँ आपको अच्छा लगता है। लेकिन क्या हाँ, होटल के दाम एक दाम होते हैं। तो आपने हाँ, कैसे बोल दिया वहाँ सस्ता पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे लाख आदमी खा रहे हैं, तो उसमें से 3, 4 और 10 बढ़ गए थे, तो उसमें पैसा कहाँ से लगा? वो तो आपको बचा ही हुआ था खाना ना, तो मेरा खिला रहे हैं फ्रेंड्स को उन्हीं। वगैरह लेके देखिए, जाते मैं थे आपको तो बताती हूँ, 1 मिनट अजय जी, 1 मिनट शिवाजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो, इस्लामी लोग जो इस्लामी लोग हैं, वो मोहम्मद की सुन्नत को फॉलो करते हैं, और मोहम्मद की सुन्नत कहती है कि खाने में थूकना जो है, ये इनकी सुन्नत है, चाहे पेशाब मिलाना, चाहे थूकना। और ये हाँ, जो संस्था है बीके वाली, ये भी जो है इस्लामी संस्था है। तो आपको क्या पता कि ये खाने में क्या मिलाकर देते हैं। देखिए, एक और साइकोलॉजी में आप किसी से भी पूछ लेना, साइकोलॉजिस्ट से जाकर, जो जैसा खुद होता है वो दुनिया को उसी तरह से देखता है। जो दूसरों की बच्चियों को देखता है, वो अपनी बच्ची को बुरके में रखता है। जो दूसरे की बीवी को देखता है, वो अपनी बीवी को बुरके में रखता है, क्योंकि वो सोचता है कि जैसा मैं हूं, वैसे ही दूसरा भी देख हाँ, रहा होगा अपनी बीवी को। तो अच ये जो बराबर, चोर बराबर। होता है, वो अपनी सामान बहुत अच्छी तरह से रखता है। जो दूसरों के बराबर, ये खाने लॉजिक में मिलावट, मुझे भी अच्छा एक लगता है। आप लास्ट लाइन बोल आपका दूं, जो लॉजिक है एक लास्ट लाइन बोल दूं, तो जो खाने में मिलावट करता है, वो दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाता है। ये आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना। और ये भी एक इस्लामी संस्था है। आपको नहीं पता कि आपको क्या मिला के उसमें दे रहे हैं। जी। दीदी मैं भाई साहब से बोलना चाहता हूँ कि गुरुद्वारे में जाओ आपके, चाहे वहाँ पे आप हजारों आदमी जाओ, आपको फ्री खाना मिलता है। यहाँ पे आपके 10 हाँ, आदमी लेके गए तो आपके चार्ज लगे। पूरी बात सुन लीजिए, आपके चार्ज लगे हैं। आपकी और संस्था भी हैं जो कि कहीं-कहीं पे है कि कोई खाने का चार्ज नहीं लेते हैं, कोई रूम का चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे चार्ज लिया गया। आप में अगर लाख आदमी वहाँ आते हैं, 10 आदमी आप चले गए, तो आपको सस्ते में खाना उन्होंने दे दिया। मान लेते हैं आपके टूरिस्ट कैंप में गए हैं, तो वहाँ पे आपके 10,000 लगने हैं, तो यहाँ 5 तो लिए आपसे ना। ऐसा ही उधर को जाता था, तो इतना ज़्यादा उसमें डीपली इन्वॉल्व नहीं होता था वो सब का इसमें, उनका एक्टिविटीज़ में। हाँ, तो वही चीज़ है ना कि ऐसा वहाँ पे आपको खाना मिल गया, सस्ते में मिल गया, रहने को मिल गया, तो वो तो उनकी हाँ, डेली की वो रूटीन। लेकिन आप कहीं बराबर, अगर जाते हैं, गया तो वहाँ पे आपको साल में गए आप, यहाँ भी आप 6 महीने या साल में जाते हैं, तो वो चीज़ हाँ, अलग बराबर, होती है भाई साहब। वहाँ पे पूरा पूरा इकट्ठा बनता है, लेकिन आपका जो दिमाग में भ्रम है, वो गलत है। वो गलत है कि यहाँ सस्ते में हो जाता है। तो ये चीज़ें सोच नहीं, समझ बात के ये है बोलिए। अगर कि 1 मिनट आपको ये कह रहे हैं कि फ्री में मेडिटेशन भी तो वो देते हैं ना, बहुत राजयोग, तो इन्वॉल्व हो यही गए तो इसमें। सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसको है पैसा उनका। बाहर निकलने ये का अभी ट्रैप मैं है। सोच रहा हूँ। हाँ, ये ट्रैप है। और ये लोग जो क्या करते हैं, आप लोगों से पैसे भी ले लेते हैं रास्ते के, और फिर किसी और को ट्रैवल करवाते हैं उस पैसे पे। अब ये देखो गाजियाबाद की मेड जो है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो रोटी बनाती थी, तो उसके आटे में पेशाब डालती थी। ये आपने देखा? ये वाला। नहीं मैडम। हाँ, ये देखो, ये गाजियाबाद की है। ये मेड को इन्होंने पकड़ लिया। ये मेड जो है वो आटा बांटती थी, तो ये वहां पर यूरिन मिलाती थी अपना। तो लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे का हाथ का सिंपल सा फॉर्मूला है शिवाजी, जो मेरे से जैसा व्यवहार करेगा, मैं उससे वैसे ही, जो मेरे हाथ का नहीं खाएगा, मैं उसके हाथ का क्यों खाऊं। सपना जी, आपका क्या बराबर, बराबर। कहना है?
बोलिए सपना जी। हो सकता है। जी मैम, और ये शुरू में तो इनका, जी और सर एक बार क्या हो बोलिए। गया मैडम, गुलजार दीदी क्या अव्यक्त मिलन चल रहा था, और वो लास्ट में 2017 में वगैरह उन्होंने लास्ट अव्यक्त मिलन चलता बोलती थी वो गुलजार दीदी। बाद में ऐसा नॉर्मल आवाज में बोलने का चालू कर दिया, तो उन्होंने माइक निकाल दिया उधर से हमारे ग्रुप के सामने ही। तो अव्यक्त मिलन चल रहा था, तो उसका एक पर्टिकुलर आवाज बंद होके वो नॉर्मल आवाज में बोलने लगे, तो वो सब माइक हटा दिया उधर हमारे सब वो बाबा मिलन में। और बाद में तो वो आना ही बंद हो गया उधर, तो बीमार गिर गए वो गुलजार दीदी। मैम, ये तो अब जो उसका देव की बहन में व्यक्त बाप दादा आते हैं, और जिसने इन्होंने 20 तारीख को भी वहां प्रोग्राम किया था शांतिवन में, तो बस सुनने में आया कि वहां पे इनके साथ मारपीट भी की गई, बीके वालों ने मारपीट की कि तुम यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, और काफी किया। तो एक क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि बीके वालों को सोचना चाहिए कि जब देव की बहन नकल कर सकती है इतना अच्छा भगवान आने का, तो इसका मतलब तो फिर गुलजार दादी भी ना ऐसे ही बोल रही थी। वो भी तो हाँ, जानबूझ के या पहले सोच समझ करके ऐसे बोल रही थी। तो बाद में जब उनका ब्रेन काम नहीं करता था, उनका तब बूढ़ी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, तो वो सारा उटपटांग मुरलियां चलाने लगी। जब तक ब्रेन ठीक से हाँ, काम करता था तब तक सही चलता था। बाद में ब्रेन खराब हुआ था, इसका मतलब ब्रेन ब्रेन से चलते मुरलियां चल रही थी, कोई उसके अंदर उनके अंदर परमात्मा आके नहीं अनुभव आ चला गया रहे उधर। थे। वो वो और खुद उसको और मालूम नहीं इन, करता था इन, कि मैं इन क्या बोल रहा हूँ। हाँ मालूम। लास्ट में वो क्या तो बोलती इसका थी मतलब उसको भी मालूम नहीं आता था। हाँ, ऐसा तो वही नॉर्मल है ना, आदमी को सारा जैसा ब्रेन का ही खेल है ना। बराबर बराबर। ब्रेन का ही आप जो सारा ऑब्जर्व खेल किया है। वही मैंने भी ऑब्जर्व किया, वही ऑब्जर्व मैंने भी जी किया जी। उस टाइम अवेक मिलन के टाइम में है ना। और संदेश के तो बारे कुछ में। हम्म। संदेश के बारे में तो मुझे बिल्कुल ही कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब सच है। ये क्या बड़ा भक्ति है, मुझे वो बहुत ये वो नहीं होता था कि ये बकवास है करके और लगता था ये संदेशी को भी। अहमदाबाद में सुना भी था मैंने कि किसी पत्रकार ने अपनी वाइफ का भोग लगवाया था, कहा था मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है और उसका भोग लगाना है, और उसका भोग भी लग गया और संदेश भी आ गया, जबकि उसकी वाइफ जिंदा थी। तो इस बात का भी काफी बड़ा बवाल मचा था वहां पे। गुजरात हाँ, गांधीनगर वो की सुना है शायद ये मैंने। बात है गांधीनगर या अहमदाबाद की बात है। तो किसी सपना, रिपोर्टर ने ये इनके ऊपर किया था। जी। अच्छा शिवाजी, आपने सपना जी का वो पूरा इंसिडेंट सुना था जब इन्होंने इनका कैसे फ्रॉड पकड़ा था? एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए शिवाजी जी को बताने के लिए। जी सर, ऐसा हुआ था कि जब मैं वहां थी शांतिवन में, तो वहां रुक्मणी दीदी थे जो वहां यज्ञ की ऑफिशियल संदेशी हैं। तो शांतिवन में जो भी भोग लगते थे, कोई मर जाता था और तो उसका जो भोग लगता था, तो वो वहीं लेके जाती थी और संदेश भी लेके आती थी। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट से गूगल से एक फोटो निकाला किसी लेडी का जो किसी बड़ी कंपनी की उस समय चेयरपर्सन थी, जिंदा थी और चेयरपर्सन थी। मैंने उसका फोटो निकाला और दीदी को जाके कहा, क्योंकि फोटो देना जरूरी होता है पहले जो भी मर जाता है। तो मैंने कहा कि दीदी ये मेरी मासी हैं और इन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा है। वो महाराष्ट्रियन ड्रेस में थी, तो मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र में इनकी शादी हुई थी और सारी फैमिली ज्ञान में चलती थी। पहले ये चले ज्ञान में, इन्होंने अपनी सारी फैमिली को चला दिया। तो अभी मुझे इनका भोग लगवाना है। तो उस समय ये था कि मिनिमम 3,000 रुपए देने होते थे भोग लगवाने के लिए। तो मैंने सोचा 3,000 तो जाएंगे, लेकिन चलो सच्चाई तो बाहर आ जाएगी। तो फिर बराबर। उन्होंने कहा कि आप गुरुवार को आना, गुरुवार को शाम को आना। तो मैं आके बताऊंगी। तो मैं गुरुवार को जब शाम को गई, तो मैंने कहा कि दीदी आपने भोग लगाया, आपने देखा मेरी मौसी को ऊपर? बोली हाँ मैंने देखा, बाबा के पास बैठी थी आपकी मौसी, बहुत खुश थी, बहुत संतुष्ट लग रही थी, और बाबा ने कहा बच्ची ने बहुत तो ये अच्छी सब सेवा गलत की रहता है, है, वो बच्ची का बिल्कुल ही जन्म ये बहुत होना नहीं। अच्छे घर में होगा। मतलब उन्होंने बकायदा वो सारी बातें जो उसने उन्होंने बताई, बकायदा उन्होंने लेटर लिख के मुझे दिया। और मैं अभी वो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो अभी तक भी मेरे पास है, मैं ढूंढूंगी। और वो लेटर उन्होंने बकायदा अपनी हैंड राइटिंग में मुझे लिख करके दिया। तो मैं तो हैरान रह गई, जो बंदा जिंदा है उनको उन्होंने कैसे ऊपर देख लिया। जी। और तो मैडम तो ये उषा जी उषा से एक मिनट, उषा जी से भी बात कर लेते हैं, मुश्किल से आती है। उषा जी, आपने इनकी पूरी बदनामी सुनी कि इन्होंने, सपना जी ने एक जीवित फोटो निकाली इंटरनेट पे से और उनको अपनी मौसी बना के सेंटर उनका इंचार्ज रहते भोग हैं ना। लगवाया।
तो इन्होंने झूठ झूठ बोल दिया कि देखो हाँ ये तुम्हारी मौसी जो है ना ऊपर आकाश में बहुत अच्छी है, जबकि वो एक जिंदा लेडी है जिसकी इन्होंने इनकी चोरी पकड़ी गई। आपका क्या कहना है इस बारे में उषा जी? मेरा तो यही कहना है, ये तो है ही, इन्होंने तो एक काम करके इन्होंने प्रूफ लिया है। और हम लोग जब रहते थे तो हम लोगों को वही सही दिखाया जाता था, समझाया जाता था कि कोई मर गया हो, क्योंकि जो आने वाले जिज्ञासु लोग थे, जो भाई बहन थे, उनके भोग लगते थे बाकायदा, और वो जाती थी और बताती थी कि वो ऐसी है, मर गई तो बहुत अच्छे घर में गई है, जैसे इन्होंने बताया है। तो बेवकूफ बनाने का सिलसिला तो इनका शुरू से चल रहा है, आज नया नहीं है। ये बहुत दिनों से लोगों को बेवकूफ बना बना के, भोग लगा लगा के पैसे ऐंठ रहे हैं। ये संस्था एक नंबर का फ्रॉड है, और इनके एक काम नहीं, इनके सारे काम झूठे हैं। जी जी शिवाजी क्या बोल रहे हैं आप? आपको इनसे कुछ पूछ रहे हैं? उषा जी से पूछ लीजिए। कैसा रहता है, जो सेंटर इंचार्ज रहता है वो ज्यादा पैसा जमा करके वो माउंट आबू में जमा करते हैं ना, तो वो लोगों को उधर ज्यादा इज्जत मिलता है, उनका वीआईपी के जैसा वो इंचार्ज को बहुत बड़ा इज्जत से उधर ये करते, ट्रीट करते। और वो दीदी जो सेंटर में जो ज्यादा पैसे लेने देने वाले रहते हैं ना, वो दीदी को सेंटर में, तो वो दीदी उनका नाम उधर उधर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उनका वीआईपी डाइनिंग हॉल अलग है, डायमंड रूम्स अलग है, उनका अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। और जो कम पैसे देते हैं उनका अलग ही ट्रीटमेंट है उधर। हाँ, ऐसा होता है भाई साहब, सेंटर में वहां पर बहुत है। जो इंसान ये तो पैसे वाले हैं उनको अंदर तक जाते हैं, उनसे अच्छी तरह मुलाकातें करते हैं, उनसे बहुत सारे संबंध। जी उषा जी, ये जो शिवाजी राव जी हैं, ये क्या अपने दोस्तों को लेकर हर बार मधुबन जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वहां पर बड़ा सस्ते में इनका हॉलिडे हो जाता है, कुछ दिन ये मौज मस्ती करते हैं, वहां रिलैक्सेशन होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वहां वाकई में सस्ता रिलैक्सेशन है? नहीं, सस्ता नहीं है कुछ भी, पहले ही पैसा जमा करवा लेती है। वहां ऑफिस, मधुबन के अंदर ऑफिस है, उसमें इशू दादी बैठती है। जितने भी भाई बहन हैं उनका पहले से खाने पीने का पैसा वहां जमा होता है, वो इंचार्ज लेती हैं। जब टिकट बनाती है तो उसी टाइम ले लेती है, और सबका पैसा मतलब 20,000 30,000, जैसे कि जितने इंसान गए हैं, कोई किसी का 5,000, जैसा मोटा पार्टी गया उसी हिसाब से पैसा जमा होता है वहां। तो हम लोग खुद जमा करके आते थे ऑफिस में इशू दादी के पास, फिर वहां पर जाकर के अपना खाओ पियो, जो करना है करो, क्लासेस करो, घूमो फिरो, लेकिन पैसा तो जमा करना ही पड़ता है। अगर आप पैसा देने के इच्छुक नहीं हो तो वहां जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। आप लोगों को बेशक पता नहीं चलता होगा, लेकिन पैसा जमा हो जाता है, आपसे मांगा जाता होगा पैसा। जी क्या बोला आपने शिवाजी? रहने के लिए गया तो जितना खर्चा करना पड़ता है उसके कंपैरिजन में कम होता है, बस उतना ही। कंपैरिजन में क्या हुआ, वो आपसे कम लेती होंगी शायद। वो तो देखती है, कोई जो आदमी जितना है उनके बारे में पता हो कि भाई इसका अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा है, उसको उसी हिसाब से पैसा लेती है वो। आपसे कम लेती होंगी, ज्यादा ले लेती होंगी, मेकअप हो जाता होगा। बराबर, वो बात तो सही है। क्योंकि आपने कुछ इस तरीके से बता दिया होगा ना, आपको मतलब ये दिखा दिए होंगे कि वहाँ खाना पीना फ्री है, तो फ्री के हिसाब से वो आपके माइंड में डाल दिया होगा बातें, क्योंकि शक के दायरे में नहीं रखना चाहती ना किसी को, वो शक से बिल्कुल ऊपर रखना चाहती है। बिल्कुल भगवान का घर है और खाना पीना बिल्कुल फ्री है, सोना फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज के पैसे ले जाते हैं भाई साहब।
वहां तो ये भी क्लासेस होती है कि भंडारी में भी लेकर आना है, वहां भंडारियां भी लगी रहती है। वो अपने हिसाब से रहता है, जितना भंडारी में डालने का वो हाँ, तो जो खाना पीना खा रहे हैं तो इंसान बेवकूफ थोड़ी है, कोई इंसान भाई हम खाना खाए हैं तो डालते हैं, अपनी इच्छा अनुसार डालते रहना है ना। अगर पैसा जमा करवा लेती है, भंडारी में डालने की प्रेरणा देती है, हाँ वो तो है, वो तो चलता है। तो हल्के में कहाँ है, सब कुछ तो बराबर हो गया। नहीं, ज्यादातर क्या होता है दीदी, वो शिवानी का जो लेक्चर सुनते हैं ना, उनके उससे थोड़ा इम्प्रेस का लेक्चर, वो मोटिवेशन लेक्चर रहता है वो, लेकिन अंदर जाने के बाद अलग ही रहता है। वो जो मोटिवेशनल स्पीच वो करते हैं बाहर, उससे इम्प्रेस करते हैं लोगों को, और वो लोग फिर ओम शांति ज्वाइन होने के बाद उनको अंदर का सब मालूम होना चालू हो जाता है। हाँ, तो वो तो खींचने का एक मीठा मीठा बोल करके खींचने का तरीका है ना। शिवानी जो है या और भी है, वो ऐसे ऐसे वीडियो डालती है, ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसे ऐसे क्लासेस कराती है, सिर्फ ये नकली नकाब पहन करके बैठे हुए होते हैं, असली में इनका चेहरा कुछ और ही होता है। इनका जो कर्म है वो कुछ और है। वो तो जो इंसान पहली बार गया है वो तो हवा हवाई में रहता है, जो बार बार जाता है, थोड़ा कुछ देखना चाहता है, वो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इंसान के आंखों में ज्ञान का पट्टी बांध देते हैं ना, इसलिए कुछ देख नहीं पाता। धीरे धीरे मालूम पड़ने लग पड़ता है, शुरू में नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, पुचकार मिलती है ना, बहुत सारी पुचकार मिलती है, दादियों की मिलती है, दीदियों की मिलती है, क्योंकि पैसा ऐसे नहीं लिया जाता है ना। वो कहते हैं ना कि चूहा होता है, उन्हीं लोगों का है ये बातें। चूहा जो काटता है ना, तो फूक मार मार के काटता है, उसको एहसास नहीं होने देता है काट रहे हैं, वो ऐसे है। अच्छा उषा जी, आज का टॉपिक हमारा था, जब कोई भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी छोड़ती है तो क्या होता है, इस पर आपको कुछ बोलना है? भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी छोड़ती है तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनको शक के दायरे में रखा जाता है, उनसे सबको बात करने के लिए मनाही करते हैं। सेंटर वाले का रूल बहुत बुरा होता है, वो कहीं दिख जाती है तो 4 आदमियों 8 आदमियों को बोलती कि उससे बात मत करना, वो है कामी है, वो काम बिगाड़ के चक्कर में भगवान को छोड़ दिया है, पता नहीं वो क्या क्या बातें बनाते हैं, उनसे नफरत करना सिखाते हैं। जितने भी उनके पास फॉलोअर्स आते हैं, उन फॉलोअर्स को भी उनसे मिलने जुलने मनाही कर देते हैं। और संस्था में ऐसे उनके कोई स्किल डेवलपमेंट तो होता नहीं है, तो बाहर निकल के वो बेचारी तड़पती हैं, वो जॉब नहीं कर सकती हैं, उनके पास ऐसे स्किल्स नहीं है, अगर वो बचपन से गई हैं तो उनको बहुत छोटी जॉब करनी पड़ेंगी, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेंगी, उनको समाज में अकेले रहने पर लोग उंगलियां उठाएंगे। उनको तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो उनकी माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है, वो ऐसी संस्था से निकलने के बाद एकदम अकेला महसूस करते हैं, बाहर में सारे कट आउट हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार, परिवार, समाज, नौकरी, पढ़ाई, सब चौपट के घेरे में आ जाता है, सब चौपट ही हो जाता है, किसी से बात करने में कतराते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था छोड़ती हैं, बाहर आती है, वो इंसानों से डरने लगती हैं। उनका दिमाग ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मतलब एक जिंदा लाश हो। जी उषा जी, आप बहुत अच्छी ज्वाइन हो गई आज, बस थोड़ा नॉइज है पीछे आपके मोबाइल में, खटर पटर आता है, बस इतना है। तो फिर स्ट्रीम को बंद करते हैं। उषा जी जो है वो बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि वो बहुत साल से समर्पित थी और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। आपको पता है उषा जी, सपना जी ने अपनी एक इंटरनेट पे से तस्वीर निकाली और उसको वहां पर जाके दिया,
कि ये मेरी मौसी है और इसकी ये मर गई है, जबकि वो औरत जिंदा थी और उसको इंटरनेट पे से निकाला था सपना जी ने, वो उनकी कोई असली मौसी नहीं थी। लेकिन इन्होंने उसको बोला, उनसे 3000 ले लिए भोग के और बोल दिया कि ये तो आकाश में मतलब वो बहुत अच्छी है, खुश है और ये वो। तो सपना जी ने सोचा 3000 तो दूंगी पर सच्चाई सामने आ जाएगी, और ऐसे ही हुआ। उन्होंने झूठ बोल दिया। तो ये लोग खूब झूठ बोलती हैं, इतने बड़े होके इनको शर्म नहीं आती है। सपना जी ने मैम ये थोड़ा सा इन्होंने ट्राई करा, सच्चाई जानने की कोशिश करी, तो इनके पास दूध का दूध पानी का पानी नजर आ गया। लेकिन जो इंसान वहां जाते हैं और पैसे देते हैं, वो तो ऐसे चल रहे हैं ना जैसे हवाई, बिल्कुल सत्य महाराज की जय हो। उनको, उनके लिए तो ये सब जो भी बातें बता रही हैं वो सब सच सच महसूस हो रहा उनको। लेकिन ये एक दोहरा झूठ का खेल है। ये ज्ञान और ये भोग वहां पर ये है मैम कि जो भी कार्य है ये समाज में, जो भी कोई किसी का मरना हो, किसी का जन्म हो, कोई घर में पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, पहले सेंटर पे करो। तो पहले पैसा वहां चढ़ाओ, उसके बाद इनको केवल पैसों से ही मतलब है, क्योंकि हर चीज को ये अपने से जोड़ रखे हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म है तो वो वहां पर जाकर केक काटो, केक मतलब वहां जन्मदिन मनाओ। घर में बेशक ना मनाओ, लेकिन वहां जरूर मनाओ, वहां पैसा जरूर पूजो। तो ये सब जो है वो आपस में ऐसे मिलजुल करके एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और पूछते रहते हैं कि तुम्हारे बच्चे का जन्म कब है, तुम्हारे फादर का जन्म कब है, तुम्हारे परिवार में कौन मरा है, कौन जिया। मतलब हर एक छोटी छोटी बातें वो नोटिस करके, लिख करके, दिमाग में रख करके चलती हैं। कौन सा ऐसा मोमेंट है जो मोमेंट है हम पैसा इनसे छीन ले सकते हैं प्यार प्यार से। ये इनका एक बहुत बड़ा जी उषा जी, आपने तो आप रोज जुड़ा करिए क्योंकि आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कहते हैं मैम कि अगर कोई परिवार घर में किसी का शरीर छूट गया, मर गया हो, तो पहले ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ। तुम्हारे घर में जो भी आदमी सदस्य आए हुए हैं परिवार के, तो उनको बुला करके ब्रह्मा कुमारियों को उनको सत्संग कराओ, उनका वहां पर संगठन करो और फिर बुलाओ। तो वहां पर भी जितने भी आदमी वहां पर मरने में आते हैं ना, सभी आदमी से पैसा वहां पर इकट्ठा होता है। अच्छा, एक प्रश्न आया है आपके लिए उषा जी। यहाँ कोई मूर्ति जी हैं जो बीके हैं, ये कह रहे हैं कि उषा जी बीके में जन्मदिन आप इसलिए मनाती रही क्योंकि खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा? उषा जी का कोई जन्मदिन नहीं मनता था, मुझे नहीं लगता। उषा जी क्या ब्रह्म कुमारी संस्था आपका जन्मदिन मनाती थी? क्या कह रहे हैं मैम? ये कह रहे हैं, आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तो वहां पर संस्था में अपना जन्मदिन इसलिए मनाती थी ताकि वो खर्चा कम आए। अच्छा, हम लोगों का जन्मदिन कौन मनाता है? जन्मदिन हम लोग कोई नहीं मनाता वहाँ संस्था में। उनका मनाया जाता है जो बाहर से आदमी आते हैं, जो क्लासेस करने के लिए, जो भाई बहन उनसे पैसा खींचने के चक्कर में मनाते हैं जन्मदिन। हम लोगों को तो ये शिक्षा दी जाती है कि काहे का जन्मदिन मनाना है, हम लोगों से क्या मिलना, हम तो वहां रह रहे थे। हम लोग तो वहां काम करने वाले वर्कर हैं, हम लोगों का कौन जन्मदिन मनाएगा? हम लोगों से पैसा थोड़ी वसूली जाएगी, केक थोड़ी कटेंगे, बहनों के लिए साड़ियां थोड़ी आएगी। वहां तो जन्मदिन पर प्रॉमिस किया जाता है कि बताओ कितना खर्चा करोगे, क्या क्या लाओगे सेंटर के लिए। जी, तो उषा जी
बहुत सारी बातें हैं, आप डेली ज्वाइन हुआ करिए। तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर रही हूँ अब, और लास्ट में सबका धन्यवाद करती हूँ जो पैनल पे आए, जो नीचे से सुन रहे हैं उन सबका भी धन्यवाद। इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है आप सबका कर्तव्य है कि अपने घर के आसपास के 10 घरों में आप ये नॉलेज बताइए कि कैसे ये शिरडी का साईं बाबा चांदमिया है, और कैसे ये ब्रह्म कुमारी संस्था इस्लामी संस्था है। और उषा जी, आपको भी एक न्यूज देनी है कि इनकी जो एक और एक स्प्लिंटर ग्रुप था, आपको पता है वो, उसका नाम क्या था? उर्मिला है नाम, क्या जाने नाम उसका। उसने अपना ओम मंडली नाम से खोल लिया आबू रोड पर, और उसने सब लोगों को बुलाया, और वो ब्रह्म कुमारी थी पहले, उसमें से निकल गई और उसने आबू रोड पर खोल लिया है। और उसने इन लोगों ने, और उसने एक बाबा मिलन का एक उसने एक समर्पण का या पता नहीं क्या उसने प्रोग्राम किया वहां के होटल में। तो ये लोग बड़ी इनको मिर्ची लग गई माउंट आबू के लोगों को। इन्होंने जो है पुलिस के पास जाकर और न्यायालय में जाकर और उनके 2 घंटा पहले इनका जो है कार्यक्रम रद्द करवाया। लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा कि अदालत में उसका वो चल रहा था, और अब उस लेडी की जीत हो गई है और वो कर सकती है वहां पर। इन्होंने उसके पर्चे भी हटवा दिए। उसने अपनी संस्था का नाम ओम मंडली रख लिया है। हाँ, मुझे पता है मैम, बहुत दिनों से पता है। ये वहाँ की मधुबन की रहने वाली बहन है, और इधर ये हरियाणा की तरफ इनका घर है। और ये कहती है कि मेरे ऊपर परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों आते हैं। इन्होंने भी बहुत जगह जगह प्रोग्रामिंग किया हुआ है, छत्तीसगढ़, भोपाल, पता नहीं कहाँ, दिल्ली, बहुत जगह जगह प्रोग्राम किए हुए हैं। और मधुबन में अब ये बारे में मैं तो समझती हूँ कि शेर को सवा शेर मिल गया। आपका क्या कहना है? एक झूठ दूसरे झूठ को बढ़ावा दे रहा है, बस। हाँ, इसमें पब्लिक को समझना चाहिए, इसमें पब्लिक समझना चाहिए कि कोई भगवान आया, उनके घर में इतनी महाभारत होती थी, इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती। एक भगवान दूसरे में लगा, ये इनका भगवान इतना सस्ता है। जी, एक झूठ दूसरे झूठ को बढ़ावा दे रहा है और कुछ नहीं है। हाँ। इसमें पब्लिक उनको की समझ आंख में आ गया है ना, वो जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित था, वो उसको भी समझ में आ गया कि ये कैसे पैसा कमाने का ये एक तरीका है, वो भी निकल गया। दशरथ भाई पटेल निकल गए, ये निकल गए, बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, उनको समझ में आ गया है इनकी चालाकियां, वो भी अपनी चला रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, आपका क्या कहना है? आप म्यूट है, बोलिए। जी अरुण जी, आज का वैसे हमारा टॉपिक है, जब कोई भारतीय महिला ब्रह्म कुमारी छोड़ती है तो क्या होता है। तो ये टॉपिक था हमारा। बोलिए अरुण जी। जी, वो मैंने टॉपिक पढ़ लिया था, आप लोग बात करते रहिए, है वो हाँ, करते रहिए। कुछ अलग बोलना चाहता हूँ, आज नहीं तो हाँ, कल हाँ, बोल दूंगा, बोल दीजिए, तो आप आज लोग ही बोल। डिस्कशन करते रहिए। नहीं, हमारा ये खत्म हो चुका है प्रोग्राम, मैं तो एंड कर रही थी। तो आपको अगर कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, मैं तो प्रोग्राम क्लोज कर रही हूँ, सब आके बोल चुके हाँ, हैं। मैं जो सारे वो बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो उषा जी, मैं तो यही कहूंगी कि शेर को सवा शेर मिल गया है। ये लोग बहुत इसने भी ना बड़ा दांव खेला है कि इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ओम मंडली रख लिया, जो शुरुआती नाम था। बस जो ये ओम मंडली से स्टार्ट हुआ था ये संस्था। हाँ जी, अरुण जी इसलिए बोलिए। हाँ, तो वो जब लेखराज में आ सकता है, जो एक शादीशुदा आदमी था, जब उसमें शिव जी आ सकते हैं, तो शिव जी किसी में भी आ सकते हैं। मैंने आपको म्यूट कर दिया उषा जी, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आता है, और अरुण जी में से भी आता है वैसे तो। बोलिए अरुण जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किस पे विश्वास करें।
के दुनिया में भगवान है। एक भगवान जिन्होंने हमें पैदा किया और एक भगवान जो दुनिया समझा रहे। तो जिस भगवान ने मुझे पैदा किया, 9 महीने माँ के पेट में रखा, मेरे पैर दूध की व्यवस्था करके दूध करके पानी पीना है, सारी व्यवस्था मुझे भगवान ने दे दी। भगवान को मानूं, 20 साल का हो गया और कोई मुझे का रास्ता है, मैं उसको मानूं। मैं ब्रह्म कुमारी वालों को चाहता हूं, मैं किस भगवान को मानूं? और तुम्हारे भगवान तो एक है ही, निकल के अपने में भगवान लोग पैदा कर ले रहे हैं। मतलब भगवान को इंसान कर रहा है, उसको माने हम, या जिस भगवान ने हम। मेरा क्वेश्चन बस ये है, तो मैं आपको किस ब्रह्म कुमारी भगवान को की तरफ से मानूं जवाब दे देती जिसने हूँ। मुझे बनाया? मैं आपको ब्रह्म कुमारी की तरफ से जवाब दे देती हूँ। ब्रह्म कुमारी का आंसर ये होगा कि भाई हमें इससे मतलब नहीं है, आप किसको भी मानो, एज लॉन्ग एज पैसा हमको मिलता रहे। तो जो है उनको पैसों से मतलब है, आप ए को माने, बी को माने, सी को माने, उनसे उनको मतलब नहीं है, बाकी तो वो वशीकरण कर ही लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पैनल पे आए, जो नीचे से सुन रहे हैं। प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने आसपास के 10 घरों में आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कर्तव्य आपका है। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल मिलेंगे ऋग्वेद में, और आप प्लीज 15 मिनट निकालकर ऋग्वेद, ये मैं खाली 5-5 मिनट में 3-3 वेद पढ़ती हूँ, 15 मिनट अगर आप निकाल सकते हैं तो अवश्य आइए। मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।